मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे नाज़रीन व सामीन कराम, आदाब। मैं इरफान आरिफ अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आपको इस्तकबाल कहता हूँ। और आपके साथ साथ हमारे मेज़बान तशरीफ़ फरमा है जावेद अनवर साहब, और हमारे आज के मेहमान परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब, वो भी हमारे दरमियान आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले परवेज़ साहब, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे आज के मेहमान जो हैं, ये फ़र्जंद अर्जुमंद हैं मरहूम मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के, जो हमारे उर्दू अदब के ना सिर्फ शायर, नाकिद, मुहक्किक और एक बेहतरीन अफसाना निगार गुजरे हैं। उन्हीं की रवश पर ये चल रहे हैं, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए अदब में ये भी इजाफे का सबब बने हैं। बेहतरीन शायर हैं, अदीब हैं। इस वक्त हमारे साथ ये इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके और अपने मेज़बान और मेहमान के दरमियान ज़्यादा ना रहते हुए मेज़बान और मेहमान के साथ साथ तमाम नाजरीन और सामीन का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप हमारे इस वक्त का इंतज़ार करते हैं और हमारे इल्मी अदबी इस प्रोग्राम का लुत्फ़ भी उठाते हैं। और यकीन जानिए, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दिन ब दिन जो है आपके रूबरू बेहतरीन से बेहतर जो है, चाहे वो शायर हो, अदीब हो, मुहक्किक हो, नक्काद हो, नावल निगार हो, अफसाना नवीस हो, गज़ल गो हो, किसी ना किसी सूरत में इल्मी और अदबी शख्सियत होती है जो हम आपके सामने लाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दरमियान ना ज़्यादा रहते हुए मैं अपने मेज़बान जावेद अनवर, तहरीक अदब के मुदीर और हमारे सीनियर नाइब सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ बहुत से नाजरीन जो हैं वो जुड़ चुके हैं, चाहे वो इरफान मुज़फ़्फ़र साहब हों, फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब हों, फैज़ान खान साहब हों, मोहम्मद मजीद पाशा साहब हों, शाह आलम साहब हों। तो बहरहाल आप तमाम का इस्तकबाल करते हुए जावेद अनवर साहब और हमारे आज के मेहमान परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब आपके रूबरू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ भाई। नाज़रीन, ये हुस्न इत्तेफाक है कि मैं भी इस वक्त जम्मू में हूँ और हमारे इरफान आरिफ भाई जो है साथ में रहे। तो ये हुआ, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, लैपटॉप पे बड़ा तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से जो है नहीं हो सका वो। तो बहरहाल हर सूरत हाल जो है, जो भी हो, खिदमत में, इल्म की, अदब की खिदमत में, वो सबके सामने वाज़ेह होनी चाहिए। परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत परवेज़ शुक्रिया। जी, परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब की एक शिनाख्त तो यही है नाज़रीन के, जो है मुज़फ़्फ़र हनफी साहब, जो कि उर्दू की बड़ी कदावर शख्सियत हैं, उनके ये फ़र्ज़ंद अर्जुमंद है। लेकिन इसके अलावा भी इनकी अपनी एक शिनाख्त है बहैसियत एक शायर के, बेहतरीन शायर के। उसके अलावा इन्होंने जो है मज़ामीन भी लिखे हैं, नस्र निगार भी हैं, अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने वालिद मोहतरम की वो चीज़ें सामने ला रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, जो कि जिस पे मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए जो है बहुत जो है, जैसा कि ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें नहीं रहे थे, जिसको आप कहते हैं कि उनको मकबूलियत का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा। गोशा नशीनी के तौर पे काम करते रहे और शायरी उनकी शाया होती रही हर जगह। कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज़ जो है, तो बातें रही थी कि भाई वो नामो नमूद के लिए अलग से कुछ अक़दाम करते, वो ऐसा नहीं था, ज़ाहिर है। तो हम इस तरह से भी गुफ्तगू करेंगे, मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के ताल्लुक से भी गुफ्तगू होगी नाज़रीन। उसके अलावा जो है हम सबसे पहले परवेज़ भाई, आप ये बताइए कि आपका जो इल्मी अदबी रुझान रहा, चूँकि गुफ्तगू आपसे हो रही है और वालिद मोहतरम की भी बहुत सी गुफ्तगू आएगी, कुछ बहुत से नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। प्रथमा सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, शबाना नसरीन है, एम सलीम हमीद साहब हमारे साथ हैं, बने हुए हैं, शहबाज मिर्ज़ा साहब, तमाम लोग हैं। तो बहरहाल जो है इस कुछ अनोखे पहलुओं पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सबसे पहले आप परवेज़ भाई ये बताइए कि ये जो आपका जो इल्मी और अदबी सिलसिला है, ज़ाहिर है कि ये आपके घर की मीरास तो है ही है। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब जो है
آپ کے ساتھ رہے اور جو ہے آپ کے ظاہر سی بات ہے والد رہے اور ایک گھر میں ایک ماحول رہا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ماحول رہتے ہوئے بھی بہت جگہوں پہ اس طرح کا اثر نہیں پڑتا ہے، تو کیا وجوہات رہی؟ آپ تھوڑا مختصر بیان کریں اپنے جو ہے علمی اور ادبی سفر کے تعلق سے۔ جاوید انور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور تحریک بقائے اردو کے تمام اراکین کا، اس کے ساتھ ساتھ عرفان عارف صاحب کا، جناب ذاکر ملک صاحب کا، سید فاروق صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اپنے والد محترم کے بارے میں گفتگو کروں اس چینل سے، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا۔ ہمارا شاعری سے اور ادب سے رجحان یہ کہ گھر میں جب سے ہی آنکھ کھلی تو اتنے رسائل، اتنی کتابیں، اتنے ادیب اور شاعر گھر پہ آتے تھے کہ ان کی خدمت کرنے کا بہت موقع ملا، اور جی جو جی بھی رسائل آتے تھے، جس کو بھی کھولتے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتلا دوں کہ میری پرائمری تعلیم اور مڈل اسکول کی تعلیم اردو میں نہیں ہوئی، میری تعلیم ہندی میں ہوئی، کیونکہ میں بھوپال میں ہندی میڈیم تھا، ہندی سے آئے تو یہاں پہ جامعہ میں، اور پاپا نے ہم لوگوں کی سوچ پہ کبھی قدغن نہیں لگائی، تو جی میں نے تو جتنی اردو کی تعلیم وغیرہ حاصل کی ہے وہ رسائل، کتابیں یہ پڑھ کے جو اس سے حاصل کی۔ میرے چھوٹے بھائی نے، میرے بڑے بھائی نے، میرے 3 بھائیوں نے، سب نے اردو میں تعلیم حاصل کی، لیکن اتفاق سے میری تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ ہندی میڈیم سے رہا۔ اور جہاں تک لکھنے پڑھنے کا، اب دیکھیں، اب تو جو مشاعرے ہو رہے ہیں، جو ادب کا ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو بھی اتنا پھیلاؤ آ گیا ہے اس میں کہ ہر آدمی لیکن جب ہم 80s کی بات کریں، 65 70 کی بات کریں، تو اس میں تو یہی کہا جاتا تھا گھر میں، ارے شاعر بن کے کیا کرے گا، یہ کہتے انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، یہ آپ، یہ ہمیں اور آپ کا۔ تو میں جب کالج میں آیا تو میں نے کالج کی میگزین میں 2-3 افسانے لکھے، تو افسانے وہ لکھے، وہ شائع بھی ہوئے اس میں، اور اس کے بعد پھر وہ شاعری کا شوق تھا، تو جو ٹوٹی پھوٹی شاعری تھی وہ اپنی ڈائری میں لکھتے رہتے تھے، کرتے رہتے، لیکن ہماری ممی نے کہا دیکھو پاپا کو کہ یہ بھی شاعری کی طرف سے، تو پاپا نے سمجھایا کہ پڑھ لو، لکھ لو، پہلے کچھ بن جاؤ پھر۔ تو ظاہر بات اتنا بڑا چھتناور درخت جو ہے اس کے سائے میں رہتے میں ڈر بھی لگتا تھا، اور جب بڑے بڑے لوگوں کی اتنی عالمانہ گفتگو سنو تو اور ہمت نہیں پڑتی آپ کی کہ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کھلے ڈلے ماحول میں رہ رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ نے کر کے، لیکن جہاں پہ آپ اتنے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے پروفیسر، جن کو آپ آئے دن اخباروں میں اس میں، تو وہ ڈائری تک محدود رہتی تھی۔ ایک دو بار پاپا سے میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں کہا تو پاپا نے ہنس کے کہا کہ جو ہے نا، نہیں ادھر۔ پھر اصلی میں نے شروعات آ کے یہاں پہ جب آئے، دوری کا احساس ہوا، تو جو وہ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ جو آلریڈی ایک اندر شوق اور جذبہ تھا وہ باہر نکلا، تو پھر یہاں آ کے مستقل طور پہ کرتے رہے۔ وہاں پاپا کو تھوڑا سا گھبراہٹ بھی ہوتی تھی کہ پاپا کے سامنے کیسے رکھیں کیا، تو یہ ہے۔ لیکن افسانے سب سے پہلے جو لکھے وہ افسانے لکھے تھے، 2-3 افسانے، وہ شائع بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر شاعری کی طرف رجحان ہو گیا۔ جی تو وہاں پہ جو ہے تنظیمیں بھی، جب آپ گئے مظفر صاحب تو کچھ تنظیمیں بھی موجود تھی جو اردو کی خدمت کر رہی تھی، بہت کم لوگ تھے اس زمانے میں، تو ان سے بھی آپ کا خاص جڑاؤ رہا ہے جہاں تک مجھے علم ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بہت سے کام ہوئے، بعد میں اور لوگ پہنچے تو انہوں نے اس میں جو وسعت آئی اس میں بھی وہاں کے جو پہلے سے لوگ تھے جیسے آپ لوگ تھے، ان کا بھی کردار بہت اہم رہا ہے وہاں پہ ماحول بنانے میں اردو کا۔ جی ہاں، یہاں تو اس سے پہلے جب تھے یہاں پہ تو اردو مرکز تھا، جب افتخار عارف صاحب ہوا کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ اطہر راز ہوئے، ڈاکٹر عبدالغفار عزم ہوئے، ڈاکٹر ساحر شیری، ابھی ان کا بھی اکتوبر میں انتقال ہوا، پاپا کے 2 ہفتے بعد وہ تھے۔ اتنا بڑا شاعر ساقی فاروقی جو ہے، یہاں پہ ڈاکٹر عقیل دانی صاحب ہیں، عاشور قاظمی صاحب ہیں، اپنے بھوپال سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مختار الدین احمد ہیں، یہاں پہ ہمارے استاد شاعر جو ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، مظفر احمد مظفر صاحب ہیں۔ تو کافی انجمنیں ہیں جن کا تعلق لوگوں کو وہ رجحان پیدا کر رہے ہیں، تو آئے دن مشاعرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ رسالہ نکلتا تھا پرواز، یہاں سے صدر رسالہ نکلتا تھا، اقبال صاحب نکالا کرتے تھے، اقبال مرزا صاحب، تو اب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، تو دیکھیے ایک رسالوں کا کیا
क्या होगा, लेकिन अंजुमन काफ़ी हैं जो मुशायरे वगैरह, यॉर्कशायर अरबी फोरम है, लंदन में हैं 2-3 अंजुमनें हैं, बर्मिंघम में इकबाल एकेडमी है। तो अब तो इकबाल एकेडमी बिल्कुल, क्योंकि सईद अख्तर दुर्रानी साहब इंतकाल कर गए, हसन सफ़ी साहब की सेहत अच्छी नहीं रहती, तो अब वो कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन अच्छा काम जी हाँ होता रहता था और हो रहा है अभी भी। जी जी जी। तो अब मैं आपके वालिद मोहतरम जो है मुजफ्फर हनफी साहब की तरफ आता हूँ। परवेज भाई, आपने तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे करीब रहे, आपने चीज़ें भी इकट्ठा की। तो जैसे जदीदियत का रुझान चला था एक ज़माने में, और ये कहा जाता है कि शब जो कि 67 में निकला, तो जाहिर है कि उसका एक अहम रोल रहा है, सौगात का रहा है, और पाकिस्तान में जो वजीर आगा साहब निकालते थे रिसाला। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक मेरा मुतालिया है कि नए चिराग आपके वालिद साहब ने निकाला था, और वो तक गालिबन इससे पहले 58 या 56 इस तरह का मुझे याद है। तो मतलब उसका जिक्र भी बहुत कम होता है, लेकिन जहां तक मैंने कुछ चीजें देखी है, मुझे ठीक से मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसमें वो रुझान होता था जनाब जो है। तो इस ताल्लुक से आप जरा सा हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। कि ये मतलब जो अगर शब खून, देखिए शब खून की अहमियत से इनकार करना तो मुमकिन नहीं है, उसने एक बहुत बड़ा हल्का पैदा किया है। लेकिन जहां तक उसकी बात करें, जदीदियत पाकिस्तान में जदीदियत पाकिस्तान में तो बहुत पहले आ गई थी और उसका रुझान काफी जोर पकड़ने लगा था। हिंदुस्तान में गालिबन उसके 3-4 साल बाद आई। लेकिन जहां तक आपने अच्छी बात कही, नए चिराग, हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है जदीद तर्ज का वो पहला रिसाला है जो हमारे वालिद मोहतरम ने खंडवा से अपने अहबाब के साथ मिलकर शाया करना शुरू किया, और उसके 18 शुमारे वो मंदिर हम पर आए, और पहले ही शुमारे से वो इतना मकबूल हो गया था कि उसमें बड़े बड़े लोग शाया होते थे। फिराक गोरखपुरी हुए, शाहद आरफी साहब हुए, माहिरुल काजरी साहब हुए, और कई नए लिखने वाले थे जैसे निदा फाजली साहब हुए, बशीर बदर साहब हुए, शहरियार साहब हुए। इन लोगों की तख्लीक़ात भी शुरुआत से ही उस रिसाले में शाया होना शुरू की। तो मैं तो ये कहूँगा कि वालिद मोहतरम को उसका उतना क्रेडिट नहीं दिया गया जितना उनको दिया जाना चाहिए था, कि उनकी उम्र उस वक़्त मेरा ख्याल है 23 साल के करीब होगी, और उन्होंने जदीद रुझान का तर्ज का पहला रिसाला हिंदुस्तान में निकाला। अब उसका जिक्र लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन उसके वो 18 शुमारे अगर आप उठा के उसमें देखिए तो इतने बड़े बड़े नाम, और आज के जो बड़े नाम है नए लिखने, उन्होंने शुरुआत ही अपने अदब की उस रिसाले से की, तो उसके 18 शुमारे निकले। लेकिन उसके बाद जो दोस्त अहबाब थे, जितने भी दोस्त अहबाब थे, उनकी वो आवाज आ रही है मेरी? तो वो कहते हैं कि 18 शुमारे निकले। उसके उन 18 शुमारों में के निकलने तक पापा ये बतलाते हैं कि जो जितने दोस्त अहबाब थे, उनके हाथों की घड़ियां, उनकी साइकिल, और जितने भी रसूख वो इस्तेमाल कर सकते थे, जिनसे भी वो चंदा वगैरह इकट्ठा कर सकते, सब थक गए। तो वो 18 शुमारों के बाद महाना था वो, तो वो 18 शुमारे निकले, और उसके बाद उनको बंद करना पड़ा क्योंकि कोई वसाइल ही नहीं थे। और वो कहते हैं कि उसकी प्रिंटिंग के लिए भी खंडवा में ऐसी कोई प्रेस भी नहीं, तो उसके लिए भोपाल आना पड़ता था। तो ये सारे अखराजात वगैरह हैं, लेकिन उसका जिक्र जो है वो पहला जदीद तर्ज का रिसाला था। उतना एतराफ़ आप लोग उसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ उर्दू अदब में उसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आपका म्यूट है, आपका म्यूट पर है। जी, आवाज आ रही है मुजफ्फर भाई? जी जी मुजफ्फर। असल में मुजफ्फर भाई, जैसे कि नए चिराग के ताल्लुक से जो अहम लोग लिखने वाले थे, जैसा कि तस्करा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे
जो शबखून का जो बाद में रुझान बना या सौगात का, तो उसमें थ्योरीज के मुतालिक गुफ्तगू होती थी। जैसे एक तो तरक्की पसंदी तहरीक के जिद के तौर पर कि भाई ये चीजें हैं, तो उसके ताल्लुक से मजामीन छपे, बड़े बड़े लोग इस ताल्लुक से मजामीन के हवाले से जुड़े। खुद फारूकी साहब ने इसे बड़ा उस तरह लिखा जिस तरह की जो है मतलब मुजफ्फर हनफी साहब ने उस वक्त नहीं लिखा। उनके सामने जाहिर है कि नया रुझान तो था कि शायरी में तब्दीली हो रही है, अफसानों में तब्दीली हो रही है, खुद वो अफसाना निगार थे। तो क्या एक वजह ये भी थी मतलब कि जो है चूंकि थ्योरी के ताल्लुक से उस तरह की बहस उसमें नहीं थी, और उस वक्त शायद जो है मुजफ्फर हनफी साहब, चूंकि अभी अफसानचे का भी जिक्र आएगा तमाम वो चीजें, तो उस वक्त उनका जहन इस तरह नहीं था, उनका जहन खाली सदफ की तरफ था। तो इस वजह से भी ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है, अब चंदे वगैरह का मामला तो उस वक्त जितने लोग थे बड़े बड़े लोग थे और माशाल्लाह पैसे वाले भी थे। तो मुझे याद आता है नाजरीन के मीरा जी ने ख्याल निकालने का एक पर्चा इरादा किया था, तो जहां जहां भी गए बेचारे, लेकिन आखिर में इंतकाल कर गए, लेकिन कोई ख्याल का कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। कुछ और भी ऐसे मराहिल रहे हैं। तो बहरहाल मुजफ्फर हनफी साहब ने निकाले, जैसा कि बताया कि घड़ी बेच दी, ये कर दिया। जी जी जी। तो मैं बताता चला, ये भी जी होता है कि अगर वो रिसाला निकलता रहता तो हाँ जाहिर हाँ बात है हाँ कि वो अपनी एक अहमियत जो है उसको कायम कर लेता। क्योंकि जी जी जब फारूकी साहब ने निकाला उससे शबखून से की अहमियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब मुजफ्फर हनफी साहब ने निकाला, उनकी उम्र उस वक्त कितनी 22 या 23 साल थी। लेकिन जब फारूकी साहब ने निकाला उनकी उम्र 35 साल के करीब थी, है ना। तो वो जहनी नशोनुमा उस पर भी असरअंदाज होती है। और वो निकला 18 महीने। अगर वो 20 साल 21 साल 25 साल निकलता रहता तो उसमें जाहिर बात है नए तजुर्बे भी होते रहते, नई गुफ्तगू भी होती, नई थ्योरीज भी, जन तो जी उतना जी वहां तक वो जी निकल ही नहीं पाया जी। जी जी बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ जो है मोहम्मद शाह आलम साहब जुड़ गए हैं, फातिमा खातून, तैयब नुमानी, अल्ताफ जमील नदवी साहब हैं, मोहम्मद शाह आलम साहब ने, कुछ इरफान मुजफ्फर साहब जुड़े हुए हैं। बहरहाल जो है अब अगला ये जो है इसके हवाले से गुफ्तगू हुई परवेज भाई, ये अफसानचे की जो सिन्फ है, तो इस ताल्लुक से नाम लिया जाता है हमारे जोगिंदर पाल साहब का। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि ये भी बहुत पहले मैंने कहीं अफसानचे के ताल्लुक से जो है मुजफ्फर हनफी साहब ने, चूंकि अफसाने, नाजिर मैं बताऊं, आवाज आ रही है? हेलो जी नाजिर, मैं आपको बताता चलूं कि मैं जब तालिब इल्म था तो जेब गौरी पे मुझे लिखना था। तो मैंने कोई भी जो है मुजफ्फर हनफी साहब से कोई भी मेरी जान पहचान कुछ नहीं, मतलब कभी का मिलना मिलाना कुछ नहीं था। किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने जेब गौरी की याद में एक मजमून लिखा है। तो शनावर बशीर गौरी साहब जो उनके जो बेटे भी थे, उनसे मैंने राब्ता करने की कोशिश की। जदीदियत पे मैं कुछ लोगों पे लिख रहा था, इरफान सिद्दीकी पे लिखा, मोहम्मद अलवी पे लिखा, बानी पे लिखा, खलील रहमान आजमी पे लिखा, जेब साहब पे लिखना था मुझे। तो मवाद मिला नहीं, तो मैंने इनको एक खत लिखा था, उस जमाने में पोस्ट कार्ड मेरे ख्याल से 25 पैसे का। तो अब हनफी साहब की ये देखिए वो कि उन्होंने वो पूरा अखबार मुझे भेजा जिसे मजमून था, और लिखा, इसके नीचे एक जुमला लिखा, खत की तहरीर थी कि बरखुरदार, आप ये समझ लीजिए कि काम आप ही को करना है और जितना हो सकेगा मैं ये आपको भेज रहा हूं। तो ये उनकी शफकत थी कि बगैर कभी किसी का जाने बूझे, कभी का कुछ नहीं, मेरा नाम भी अनजान, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा तस्करा किया तो उन्होंने इतनी शफकत मुझे दिखाई। तो परवेज भाई, बात यह है कि जो है जैसे अफसानचे गुफ्तगू मैं कर रहा था, तो अफसानचे उन्होंने मेरे ख्याल सबसे पहले अफसानचे मुजफ्फर हनफी साहब ने लिखे हैं जहां तक। बड़ी अच्छा आपने वो किया। सबसे पहले अफसानचे तो मंटो ने लिखे थे, जो सियाह हाशिए के उन्वान से शाया हुए थे। उसके बाद लोग जनरली बातें करते हैं कि जोगिंदर पाल साहब ने जो है लिखे, लेकिन मेरा ख्याल है जोगिंदर पाल साहब 50, 60 और 68, 69 तक वो तो कीनिया में रहे। और जब तक कीनिया में रहे तो उनके कोई अफसाने या अफसानचे वगैरह ज्यादा तहरीरों में पढ़ने में आपको नहीं मिलते। वो जब मेरा ख्याल है 70, हो सकता है मैं गलत, तो 71 के करीब आए थे वो। लेकिन हमारे फादर ने तो तहरीर अफसानचे मंटो के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे फादर ने अफसानचे लिखे, और वो नए चिराग में भी शाया हुए, और दूसरी जगह, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1958, 59 के। लेकिन यह है क्योंकि 60s में आके उन्होंने अफसाने की तरफ से और इसकी तरफ से तवज्जो हटा दी, और मुस्तकिल तौर पर शायरी की तरफ जो है रुझान हो गया। अगर वो लिखते रहते तो आज लोग उनके अफसानचे की या अफसानों की उसका तस्करा उतने ही जोर शोर से करते जितने और अफसाने निगारों कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने तवज्जो हटा ली उधर से,
तो अपने लोगों को भूलने की आदत तो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो और पढ़ते भी कम है थोड़ा, तो वो सतही ऊपरी चीजें पढ़ते हैं। तो अब वो इंसान है जो तहकीक करे, जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर है, वो तो तहकीक करेगा। बाकी तो आदमी रिसाले पर, आजकल तो रिसाले भी ऐसे ही कि ढूंढते हैं तो अपनी चीजें देखते हैं कि भाई इसमें मेरी कौन सी छपी है, और फिर रख देते हैं साइड में। तो यह है। वरना मेरे फादर ने ही मंटो के बाद, मेरा ख्याल है मेरे वालिद मोहतरम ने अफसानचे लिखे ये 58-59 की बात करता हूँ। जी जी। तो नाजरीन जो भी तहकीक कर रहे हैं मुजफ्फर हनफी साहब पे, देखिए ये जो गोशा जो है इन्होंने परवेज मुजफ्फर साहब ने जो है नुमाया किया है कि भाई ये है, तो इस ताल्लुक से भी तहकीक होनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी देखा जाना चाहिए। और यकीनन अगर ये जो है काविश पहले मुजफ्फर हनफी साहब की रही है तो मेयार का रहा, उसकी गुफ्तगू तो बाद में होगी। लेकिन ये कि जो मंटो के बाद लिखने वालों का जब जिक्र होगा तो जाहिर सी बात है कि पर मुजफ्फर हनफी साहब का जो है तस्कर यकीनी तौर पर आएगा, और उनका जो है एतराफ असर नौ इस ताल्लुक से भी यकीनी तौर पर होना चाहिए। मैं शायरी के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। पहले परवेज भाई, अब मैं ये चाहता हूँ कि जदीदियत के ताल्लुक से, जैसे मुजफ्फर हनफी साहब ने बड़ी जो है गजलें कही है, बड़ी नायात, तो कुछ अशार आप सुना दीजिए हमारे नाज़रीन को, उसके बाद मैं इस ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। अच्छा, मैं वालिद मोहतरम के देखिए जो है, मुझे तो मैं आपको बतलाऊं कि मुझे वालिद मोहतरम के इतने अशार याद थे कि पापा एक मिसरा सुनाते थे, मैं दूसरा। लेकिन जब से पापा का इंतकाल हुआ है, मेरा जहन जो है मुख्तलिफ, तो इसलिए मैंने कुछ अशार लिख भी लिए हैं। मैंने कहा उसमें तो आपको एक सुनाता हूँ उसके अशार के कुछ, एक गजल के चंद अशार। रंग नफरत का तेरे दिल से उतरता है कभी, क्या बात है। रंग नफरत का तेरे दिल से उतरता है कभी, एक रवैया है मुरव्वत उसे बढ़ता है कभी, और खिजर बनकर जो मुझे पार लगा देता है, मेरी कश्ती में वो सुराख भी करता है कभी, मेरी कश्ती में वो सुराख भी करता है कभी, और कांच पर बाल जो पड़ जाए निकलता है कहीं, फूल अगर दिल में खिला हो, फूल अगर दिल में खिला हो तो बिखरता है कभी, और लोग तो नाम कमाने में लगे रहते हैं, आदमी काम से जिंदा हो तो मरता है कभी, लोग तो नाम कमाने में लगे रहते हैं, आदमी काम से जिंदा हो तो मरता है कभी, और वो उभरता है मेरी याद से मोती की तरह, टूटते तारे की मानिंद गुजरता है कभी, और खून से सींचिए लफ्जों को मुजफ्फर साहब, सिर्फ मेहनत से कोई शेर संवरता है कभी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। नाज़रीन हमारे साथ जो है मोहम्मद इरफान कादरी साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद इनाम बरनी साहब हैं, प्रतिमा सिन्हा, शबाना नसरीन हैं, एम सलाम हमीद साहब हमारे साथ हैं, और तमाम लोग जिनका मैं अभी जो है सुहैल मुजफ्फर साहब हैं, फातिमा खातून का मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन कि आपकी ही जो है शमूलियत से मेयार भी बनता है और प्रोग्राम की मकबूलियत का एक बाइस भी है, जाहिर सी बात है। तो मुजफ्फर भाई, अपने वालिद साहब की जो है एक गजल सुनाई, बहुत अच्छी गजल। तो अब मैं जो है नाजरीन की तरफ से भी मैं चाहूंगा आप अपनी एक गजल सुनाइए, ताकि मैं ये फैसला कर सकूं कि आपके वालिद का आपके ऊपर असर कितना है और आपकी अपनी शिनाख्त क्या है। एक बेहतरीन गजल। देखिए, जहां तक मेरे वालिद की बात है, मेरे वालिद तो आज तक मुझसे आखिरी दम तक कहते रहे कि तुम गजलें कहना छोड़ दो, नज़्में तुम्हारे आखिरी दम तक कहते रहे। और मैंने जब मेरी किताब भी मजमूआ भी आई तो मैंने उनसे बहुत गुजारिश की, पाँव भी दाबे कि उस पर हम मेरे फ़न के हिसाब से जो है फ़न पे कुछ लिख दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी शख्सियत के ऊपर लिखा, फ़न के ऊपर जो है। तो यह है कि अब अपनी गज़लें, वालिद की गज़लों के सामने अपनी गज़लें क्या क्या सुनाऊं, बिल्कुल फीकी पड़ेगी। लेकिन कि फ़िक्र लेकर गिलास बैठी है, मेरे शेरों में प्यास बैठी है, धूप चश्मा लगाए छतरी में फिर समंदर के पास बैठी है। तो और एक और है कि जब देखा हमें हाले परेशान में देखा, क्या तुमने कभी अपने गिरेबान में देखा, और इंग्लैंड में जिस तरह की परियां नजर आईं, मंजर कभी ऐसा न परिस्तान में देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इंग्लैंड का भी आपने एक मंजर पेश कर दिया।
تو جو ہے مظفر بھائی، پرویز بھائی، میں جیسے کہ جب جدیدیت کے شعراء کا ذکر آتا ہے تو اس میں جو ہے جیسے بانی، خلیل الرحمن اعظمی، محمد علوی، شہریار، یا پاکستان سے آپ لے لیجیے جو ہے دوسرے لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ کی نے بھی شاعری کی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، افتخار عارف کا تذکرہ آپ کر چکے ہیں. تو جیسے جو ان کے جو اشعار ہے جس کی بنا پر جو ہے کہا گیا کہ یار وہ بہت اچھے شاعر ہیں. مثال کے طور پر بانی کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ خاک و خوں کی وسعتوں سے باخبر کرتی ہوئی، ایک نظر امکا ہزار امکا سفر کرتی ہوئی. محمد علوی کے بھی اس طرح کے اشعار ہیں کہ سامنے دیوار پر کچھ داغ تھے، غور سے دیکھا تو چہرے ہو گئے. یا یہ کہ جو ہے کہ دیکھا تو سب کے سر پہ گناہوں کا بوجھ تھا، خوش تھے تمام نیکیاں دریا میں ڈال کر. اس طرح کے اشعار ہیں. خلیل الرحمن اعظمی نے بھی کہا تھا کہ ڈیرے ڈالے ہیں خزانے ہر سو، گل تو گل باغ میں کاٹا نہ رہا. یا کہ عمر بھر مصروف ہے مرنے کی تیاری میں لوگ، ایک دن کے جشن کا ہوتا ہے کتنا اہتمام. تو سنانے کا مقصد یہ ہے جو ہے پرویز بھائی کہ اس طرح کی شاعری یقینی طور پر جو ہے ہمارے جو ہے مظفر حنفی صاحب نے بہت کی، اور جو ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کے تذکرہ کیا گیا ان لوگوں کا تو اس طرح سے تذکرہ ہوا نہیں. تو اس کی کیا وجہ آپ بیان کرتے ہیں؟ کچھ اشعار بھی میں چاہوں گا بتائیں. اور اس کی دو بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیے یہ ہے کہ جو آپ نے جن شاعروں کو کہا ان کا یہ ہے کہ یہ اچھے سب اہم نام ہیں جو ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان لوگوں نے زیادہ تنقید نہیں لکھی، تو اپنے چپ چاپ سے خاموشی سے شاعری کرتے رہے. لیکن ہمارے والد محترم نے کیا کیا کہ شاعری بھی بہت اچھی، اس کے علاوہ وہ تنقید بھی لکھتے رہے، اور تنقید کے ساتھ ساتھ ان کا بے باکانہ جو لہجہ تھا، جو جرأت اظہار تھی، جو ساز گوئی تھی، اور جو لاگ لپیٹ کے بغیر کہنے والی باتیں تھیں، تو اس سے انہوں نے زیادہ تر اپنے ہم عصروں کو، خاص طور پر نقاد حضرات کو خفا کر دیا. ورنہ تو ان کا شعر تھا کہ ٹھپا لگا ہوا ہے مظفر کے نام کا، اس کا کوئی بھی شعر کہیں سے اٹھا کے دیکھ. اور کئی نقاد عظمت بانٹتے ہیں، مظفر سر مسر انکار ہو جا. جو ایسا کرے گا تو نقاد تو کہے گا اچھا ٹھہرو تم ہمیں چیلنج کر رہے ہو. اور نقاد کو ہمیشہ ہمارے والد محترم نے یہ مانا کہ نقاد کو تخلیقی کار کے پیچھے ہونا چاہیے. لیکن آج نقاد جو ہے وہ آگے آگے چلتا ہے، اور کیا نام ہے جو شاعر یا جو تخلیق کار ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. تو آج کل تو حالت یہ ہو گئی، وہ نہیں ہے ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جس کو نہ دے کیا سم تھنگ، جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ. جی 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 بالکل. آج کل تو وہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ. آج کل تو یہ شاعروں پہ، نقادوں پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ جس کو مولا نہ دے اس کو نقاد دے دے گا، ہے نا. کیونکہ نقاد بھی اسی معاشرے کا فرد ہے جو اس کو اپنی تعریفیں اچھی لگتی ہیں، جس کو تحفے تحائف اچھے لگتے ہیں. اب یہ دیکھیے آج کے ماحول کا، اگر آپ کہتے ہیں ہمارے موجودہ دور کے ایک بہت اہم نقاد نے، صلاح الدین صاحب بہت اچھے سے، وہ تو ہمارے مکان میں کرائے پہ لیا ہوا تھا، رسالہ نکالتے تھے، استعارہ. جی بالکل. بہت اہم نقاد نے ان کے پیسے کی کیا تھا کہ ان کو کہہ دیا ہمیں آج کے دور کا میر مل گیا ہے نا. اب لیکن کہ آج یہ کوئی کہنے کہ میر تو ان کا تو جو گروتھ تھی صلاح الدین پرویز کی، انہوں نے وہیں پہ روک دی کیونکہ وہ سمجھنے لگے آج کا میر ہو گیا. ورنہ تو بہت ترقی وہ کر سکتے تھے. لیکن جب آپ کوئی نقاد ان کے پیسے کی چکا چوند میں آ کے کہو گے ہمیں آج کے دور کا میر مل گیا، لیکن آج کہاں ہے. ان کو ان کے پیسوں کو اتنا لوگوں نے لوٹا، خالی ان کو ایک اچھا دوست ملا، حقانی بھائی جو ہیں، حقانی وہ صلاح الدین پرویز کے ایماندار دوست ملے. باقی سب نے ان کی کیا کہا جائے جو ہے. تو یہ ہے کہ لیکن اب یہ ہے کہ اگر وہ پاپا نقاد، اب آسمان محراب پہ جو پاپا نے تبصرہ کیا کس کو پسند آئے گا؟ جو پورا بڑا حلقہ ہے فاروقی صاحب کا وہ کسی کو پسند نہیں آئے گا. لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان کے اوپر لکھے، لیکن خالی پاپا میں جرأت تھی. تو اس لیے ان کو خاص طور پہ میرے رائے میں تو کہ ان کو اگنور کیا گیا خاص طور پہ. لیکن آنے والا وقت چھنی سے چھان دیتا ہے. آنے والا وقت جی جی
جی جی بالکل. مجھے آسما محراب پہ مجھے یاد آتا ہے کہ نیر مسعود صاحب کا بھی ایک مضمون یا کچھ تھا کہ جیسے میر کے 72 نشتر تھے تو فاروقی صاحب کی انہوں نے کہا تھا فاروقی کے 72 نشتر، یہ لکھا تھا انہوں نے. اور اس طرح کی اور بھی چیزیں رہی ہیں. تو یہ جو میر کی بات آپ نے صلاح الدین پرویز صاحب کی، صلاح الدین بھائی سے میری بڑے اچھے وہ رہے مراسم بڑے بھائی کی طرح. تو اصل میں ایسے لوگوں کی تو وہ میر تھے ہی پرویز بھائی جو کہتے ہیں کہ آج کے ہمارے دور کا میر مل گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ایسے لوگوں کے تو وہی میر تھے. حقانی بھائی یقینی طور پر آپ نے ذکر کیا، یقینی طور پر میں ابھی بھی مل گیا. حقانی صاحب سے میرے بہت پرانے مراسم ہیں، وفادار دوست ملا ہے، نہیں کہوں گا بس. بالکل بالکل. اور ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے اکرام صاحب، وہ بھی بہت اچھے تھے. مجھے یاد ہے میں جاتا تھا. تو ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں حضرات وہ فضیل مظفر صاحب ہیں، الطاف جمیل ندوی صاحب ہیں، کرشن کنہیا صاحب ہیں، فیاض خان صاحب ہیں، فیروز مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود، مشتاق حسین وفا صاحب ہیں، یہ مبارک حسین صاحب ہیں. اس طرح ایک لمبی فہرست ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے میں آپ سے جو ہے مظفر بھائی، پہلے والد صاحب کا کوئی افسانچہ اگر آپ کے سامنے ہو مظفر حنفی صاحب کا، تو وہ اگر تھوڑا سا آپ ایک افسانچہ اگر سنائیں تو یہ بھی اندازہ ہو کہ مطلب کس طرح کی سچے بات میں. نہیں وہ تو اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں لاتا. وہ تو اچھا کوئی ہو سکتا ہے کتاب میرے پاس اس وقت موجود. اچھا کوئی ماں جیسے کوئی افسانے میں جس میں انہوں نے اپنا جو پلاٹ جو کہانی بیان کی ہو، تو اس طرح اگر کچھ ہو تو کچھ آپ لفظی طور پہ اس طرح بتائیں جیسے لگے کہ یار ان کا کس نہج کا تھا، یعنی جیسے جدید روایت کا تھا یا بہت پرانا اساطیر سے جڑا ہوا تھا. اس طرح جدید روایت کے تھے اور میرا خیال ہے اس سے ملتے جلتے جیسے منٹو نے لکھے ہیں. اسی لیے ایک افسانہ ان کا بجیا کیوں روتی ہو، تو وہ ڈاکٹر اظہر عالم نے تو کلکتہ میں ہیں لٹل تھیسپین کے، انہوں نے اسٹیج بھی کیا ہے بجیا تم کیوں روتی ہو. اور ایک افسانہ اور ہے تو اس میں کردار ہوتے ہیں کہ وہ حافظ جی ہوتے ہیں، وہ نابینا ہوتے ہیں، نابینا ہونے کے بعد ان کو عشق ہو جاتا ہے کسی وقت. تو اس سے جی ہاں اس سے اب مجھے پوری طریقے سے وہ اس میں یاد نہیں، لیکن وہ 2 افسانے تو انہوں نے ڈاکٹر اظہر عالم اور اما جھنجھن ان کو اتنے پسند آئے کہ انہوں نے اسٹیج بھی کیے ہیں. اور اس زمانے میں تو کافی افسانے اگر آپ دیکھیں تو کافی مقبول ہوئے ہیں ان کے افسانے، کیونکہ اس پر کرشن چندر صاحب نے لکھا ہے اور اس کا پیش لفظ فراق گورکھپوری صاحب نے ان کو اس پہ افسانوں پہ لکھا ہے. تو بڑے بڑے ناقدین اور تخلیق کاروں نے اور افسانہ نگاروں نے پاپا کے افسانوں کا اعتراف کیا ہے، یا کافی اعتراف کیا ہے. جی یہ جیسے ابھی گفتگو ہو رہی جدیدیت کے تعلق سے، میں پھر آؤں گا پرویز بھائی کی، جیسے کہ نئے چراغ نکالے اس کے بعد بھی مضامین بھی انہوں نے لکھا، لیکن جیسا کہ ایک خاص رویہ رہا جدیدیت بھی بعد میں، جس سے کہ نارنگ صاحب بھی دست بردار ہو گئے اور بھی لوگوں نے، لطف الرحمان صاحب نے کچھ باتیں کی اور لوگوں نے کی. تو جیسے مظفر صاحب کبھی اس طریقے سے نہیں جڑے رہے کہ مطلب ایک لائن کی طرح، جیسے ترقی پسندی کی ضد کے طور پہ، جیسے کہ ایک زمانے میں وزیر اعلیٰ صاحب پاکستان میں جڑے رہے، لیکن باقر مہندی نہیں جڑے رہے. باقر مہندی نے بالکل جو ہے ان کا الگ اپنا رہا. اور اس طرح مظفر حنفی صاحب کی تحریریں تو ملتی ہیں کہ بھائی جو نیا رجحان آ رہا تھا، یا اردو میں جو نیا رجحان آ رہا تھا مغرب کی طرف سے، تو اس کے نقصان فوائد عتیق اللہ صاحب نے بہت لکھا اور لوگوں نے بھی لکھا، جو ہے نظام صدیقی صاحب نے اس دور میں لکھا اور بھی لوگ ہیں. تو ظاہر ہے، تو کیا یہ بھی وجہ رہی کہ مطلب انہوں نے کسی خاص پلیٹ فارم سے سب کچھ، یعنی کہ اس طرح سے نہیں لکھا، اتنا زیادہ نہیں لکھا، کسی ایک رویے سے جو ہے جیسے کہ کسی کی حمایت کرے وہ رویہ اور کسی کی مخالفت کرے. تو اس طرح بھی انہوں نے لکھا. انہوں نے بالکل اعتدال پسندی سے جو بھی اپنے مضامین لکھے، شاعریوں پہ لکھے، تھیوری پہ لکھے، اصناف پہ لکھے. تو کیا یہ وجہ بھی رہی کہ مطلب کہ دیکھا گیا کہ یار یہ تو ہر طرف ہے اور ہر طرف سوچتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جیسے کہ آپ نے کہا اگنور کیا گیا، کچھ اس طرح کی باتیں نہیں؟ دیکھیے ہر طرف جہاں تک ہے جدید، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن جہاں تک ہے کہ کسی بھی پاپا نے منسلک نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں کہا کہ پاپا تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جدید بننے کے لیے ہر جدید شاعر یا تخلیق کار وہ ترقی پسند بھی ہے. تو ترقی پسند یا جدیدیت، یا وہ کہتے تھے آزاد تخلیق کار کو آزاد رہنا چاہیے. جب آزاد رہے گا تو ہر تخلیق کار، ہر شاعر وہ ترقی پسند بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے ماحول سے اثرات قبول کرتا ہے. اور ترقی پسند یا جدید بننے کے لیے آپ کو روایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ یہ کہتے تھے. تو ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے نقادوں کے اوپر کھل کے چوٹیں کی ہیں.
जो ये कहते थे कि आप ये फार्मूला, इस फार्मूले पे आप शायरी करो, आप 1968-69 के शकुन के शुमारे उठा के देखिए, तो उसमें जो बहसें होती थी, उसमें जो मारकाराई होती थी, उसमें पापा सब में शामिल रहते थे। और उसमें हमेशा वो ऐसी चीज़ों को, चलिए कि एक ही प्लेटफॉर्म पे कि इसी तरह की आपको शायरी करनी है, तो वो कहते थे तख्लीक का और शायर को किसी फार्मूले के तहत जो है वो नहीं करना चाहिए, उसको आज़ादाना तौर पे अदब तख्लीक करना चाहिए। और हमेशा उनका एक शेर है, अदब आईना है और ऐसा अजब आईना जिसमें सीरत भी नजर आती है, सूरत ही नहीं। तो उस हिसाब से ये, और उन्होंने ये है कि जब उसमें किया तो ज्यादा यारबाज भी नहीं थे, उन्होंने अपना हर लम्हा और हर, क्योंकि आज के दौर में जब तक आप पब्लिक रिलेशन में स्ट्रांग नहीं हो, आप बहुत ज्यादा यारबाज हो बाहर जा, पापा ने हर लम्हा हर पल तख्लीक में बिताया। तो जाहिर बात है कि जहाँ आप अपना बिल्कुल अलग तख्लीक अदब कर रहे हो, घर में रह रहे हो, किसी से मिल नहीं रहे, किसी की बेजा तारीफ नहीं कर रहे किसी की, तो फिर तो जाहिर बात है उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन खामियाजा यह है कि आपको हम असली तौर पर, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बतलाता हूँ कि आज आप कहिए अब हम हैं, लेकिन उसके लिए आप किसी नक्काश के बच्चे की शादी में 50,000 रुपये गिफ्ट दे दीजिए, वो आपको हीरे की तरह चमका कर पेश करेगा। इंसानी फितरत है। लेकिन उसके लिए भी कि आपको हीरे चमकाने के लिए कुछ तो होने चाहिए, जिनमें कुछ भी नहीं है तो फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप दूसरे दर्जे के शायर भी हो और आप फिर नक्कादों से बहुत अच्छी ताल्लुकात भी रखते हो और बड़े बड़े गिफ्ट तोहफे तवाइफ दोगे, तो आपको तो हीरे की तरह चमका कर पेश करेगा। लेकिन एक बात, मुझे एक शायर है हिंदी के, मयंक अवस्थी, और मयंक अवस्थी कहते हैं कि आपको, और मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है उनकी, कि किसी के तख्लीकार या शायर के कद को नापना हो तो आप उसके विरोधी को, मुखालिफिन को देखो, आपको उसके कद का अपने आप को कहने की जरूरत ही नहीं हो जाएगा। और आपको मालूम है हमारे वालिद मोहतरम के दो बड़े मुखालिफिन कौन हैं, वो आपको सबको इल्म होगा, और अब मैं नाम नहीं बताएं तो मैं नाम भी बता दूं, लेकिन दो मुखालिफिन हैं, सबको इल्म है कि कौन दो मुखालिफिन हैं। जी जी बिल्कुल। तो एक और गजल जो है नाज़रीन आ रहा है हमारे पास कि भाई एक और गजल सुनी जाए मुजफ्फर हनफी साहब की, तो एक और गजल आप जो है पेश करें हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि वाकई। जी फिर मैं पेश करता हूँ। अर्ज किया है, डुबोकर खून में लफ्जों को अंगारे बनाता हूँ। क्या बात है। डुबोकर खून में लफ्जों को अंगारे बनाता हूँ, फिर उनको दहका कर गजल पारे बनाता हूँ। क्या बात है। फिर उनको दहका कर गजल पारे बनाता हूँ, और जमी पर ही रफू का ढेर सारा काम बाकी है, खलाओं से न कह देना कि सैयारे बनाता हूँ। क्या बात है। खलाओं से न कह देना कि सैयारे बनाता हूँ, और मेरे हाथों के छाले फूल बन जाते हैं कागज पर, मेरे हाथों के छाले फूल बन जाते हैं कागज पर, मेरी आंखों से पूछो रात भर तारे बनाता हूँ। क्या बात है। वाह। मेरी आंखों से पूछो रात भर तारे बनाता हूँ, और जिधर मट्टी उड़ा दूं आफताबे ताजा पैदा हो, जिधर मट्टी उड़ा दूं आफताबे ताजा पैदा हो, अभी बच्चों में हूँ साबुन के गुब्बारे बनाता हूँ। क्या बात है। वाह। अभी बच्चों में हूँ साबुन के गुब्बारे बनाता हूँ, और मेरे बच्चे खड़े हैं बाल्टी लेकर कतारों में, कुएं तालाब नहरें और फव्वारे बनाता हूँ। कुएं तालाब नहरें और फव्वारे बनाता हूँ, और जमाना मुझसे बरहम है, मेरा सर इसलिए खम है। जमाना मुझसे बरहम है, मेरा सर इसलिए खम है, कि मंदिर के कलश मस्जिद के मीनारे बनाता हूँ। क्या बात है। कि मंदिर के कलश मस्जिद के मीनारे बनाता हूँ, और मुजफ्फर वाकई बेदस्त पा हूँ मैं, तो क्या गम है,
یہ کیا کم ہے کہ منصوبے بہت سارے بناتا ہوں. کیا بات ہے, واہ یہ واہ کیا واہ. کم ہے کہ منصوبے بہت سارے بناتا ہوں. کیا بات ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں شاعری. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اتحاد کی بات کرتا ہے, جس کا ذہن اس قدر اوپر چلا جائے, جس کا شعور جو ہے لاشعور میں تحت الشعور میں ضم ہو کر کے ایک اس طرح کی فکر پیدا کرے کہ وہ آگے تک کا ماضی حال اور مستقبل کا احاطہ کر لے. یہی جیسا کہ اقبال نے کہا تھا, شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کی پریت میں ہے, جو ہے دنیا کی کیا ریت میں ہے, پریم کی ریت میں ہے. تو بہرحال وہ تو ان کا اپنا معاملہ تھا. لیکن آج کے زمانے آپ دیکھیں کس طرح مندر و مسجد کی بات کر رہے ہیں, جبکہ یہ دور وہ تھا کہ ظاہر ہے کہ فرقہ وارانہ چیزیں بھی تھیں, تمام چیزیں. اور اس طرح کا ٹرینڈ مطلب ایک طرح سے جو ہے اقبال سے منسوب ہو چکا تھا کہ بھائی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, کہتے ہیں لوگ فروئی طور پہ کہتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی غزل سنی مظفر حنفی صاحب کی, اوپر سے پورے سیاق سے آپ دیکھیے, ایک لہجے کی غزل ہے, ایک طرح کی غزل ہے, اس میں بچوں کا بھی فوارے. اب دیکھیے فوارہ انہوں نے قافیے کے طور پہ استعمال کیا, یہ قادر الکلامی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے. تو اچھا پرویز بھائی, ان کو ماشاءاللہ ایوارڈ بھی ملے, لیکن ان کا اعتراف کیا گیا نہیں. اس کے باوجود بھی اکیڈمیز نے یا مطلب ان کے معترف اعتراف کرنے والی بھی کمی بھی نہیں تھی, اور ان کے چاہنے والی بھی کمی نہیں تھی. یہ معاملہ رہا ہے, لوگوں نے جو ہے اگر زبانی اعتراف نہیں کیا تو دل سے اعتراف کے طور پہ موجود ہے کہ ان کا کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا. نہ تو وہ جرت تھی کہ اگر کریں گے کچھ اس طرح کی بات یا کہ تو مظفر حنفی صاحب کا کیا رد عمل ہو, یا پھر وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے تحریر میں کہ یار یہ کیا بات کہ اس کا رد کس طور پہ ہوگا. تو ان کو بہت اہم ایوارڈز بھی ملے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کو کیا کیا ایوارڈز ملے. میں تو جانتا ہوں پاپا کو تو بہت سارے تقریباً 58 کے قریب ایوارڈ ملے, جس میں بھوپال کا بھی ایوارڈ ہے, کلکتہ کے بہت سارے ایوارڈ ہیں, پرویز شاہدی ایوارڈ ہوا, بھارتی بھاشا پریشد کا ہوا, دہلی کا جو ایوارڈ ہے داتا ظفر بہادر شاہ ظفر ایوارڈ کے برابر ہی ہے داتا ریا ایوارڈ. تو 58 کے قریب. لیکن جو ایوارڈ جتنی پذیرائی ہونی چاہیے تھی, لیکن پاپا کتنے خوبصورتی سے ایک بات کہتے ہیں. دیکھیے پاپا نے ہمیشہ کہتے تھے کہ پرویز, کیونکہ مجھے کیا ہوا کہ میں پاپا کے پیچھے بہت لگا رہتا تھا اور پرویز کی باتیں پوچھتا تھا. میری دلی خواہش تھی کہ پاپا اپنی سوانح حیات لکھیں, لیکن پاپا نے کہا کہ نہیں, بہت سارے ویسے لوگ ناراض ہیں, بہت سارے لوگ اور ناراض ہو جائیں گے اگر میں لکھوں گا. تو پھر میں نے کہا کہ ایسی چیزیں جو ہیں جس سے ناراض ہیں وہ کاٹ دیجیے گا. تو پاپا نے کہا پھر وہ سوانح حیات تھوڑی ہوگی, وہ تو خود نمائی کی داستان ہو جائے گی. دیکھیے ایک سچے فنکار کی بات ہے کہ پھر وہ چیزیں تھوڑی ہوں گی. تو پاپا یہ کہتے تھے کہ مجھے پرویز کوئی سا بھی ایوارڈ ملتا ہے تو میں اس کو 10 سے ضرب دے لیتا ہوں, اور خوش ہوتا ہوں کہ وہ بنا کسی خوشامد, بنا کسی سفارش اور بنا کسی جوڑ توڑ کے ملا ہے. سمجھا کیا بات ہے, کیا بات. اب وہ دیکھیے حافظ کرناٹکی کتنی اچھی بات کہتے ہیں. حافظ کرناٹکی صاحب تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بڑے بڑے ایوارڈ لے اڑتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے. کہتے ہیں احمد کمال ہاشمی اتنا اچھا شاعر, وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا مظفر حنفی صاحب کو بڑے بڑے ایوارڈ, ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یا اقبال سمان یا بہادر شاہ ظفر ایوارڈ وہ نہیں ملے. اگر مل جاتے تو تعجب ہوتا ہے, کیونکہ ایوارڈ کس طرح لیے جاتے ہیں اور کیسے وہ سب کو پتا ہے. اور جو مظفر حنفی صاحب کا جو نہیں, دیکھیے کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں. تو اعتراض کرنے والے ہیں لوگ اور کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر مل جاتے ہیں ان کو تو ہمیں تعجب ہوتا ہے, کیونکہ ایوارڈ کس طرح ملتے ہیں اور دیے جاتے ہیں سب کو پتا ہے. کہتے ہیں اور جس طرح سے ان کا ہے تو اس فنکار کو جو ہے نا نہیں ملے وہ سب کو پتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے, لیکن مجھے مینک اویستی صاحب کے پھر یہ کہوں گا, وہ باتیں اچھی لگی کہ اگر آپ کسی کا قد ناپنا چاہتے ہیں تو اس کے مخالفین کو, اس کے ورودھی کو دیکھیے. میں چلیے آپ نے کہا بشیر بدر صاحب تو میرے پسندیدہ شاعر ہیں, غالب سے ٹکرانے والے آدمی ہیں وہ, لیکن وہ دو لوگوں کے مخالف رہے. ایک جو ہے وہ مظفر حنفی کے اور ایک فراق گورکھپوری صاحب کے. اب یہ دونوں لوگ کسی اہمیت کے حامل تو ہوں گے, ورنہ چھوٹے سے تو بشیر بدر صاحب ٹکراتے ہی نہیں. تو فراق گورکھپوری صاحب سے بھی وہ کے مخالف رہے اور مظفر حنفی صاحب کے بھی مخالف رہے. اسی طرح میں آپ کو پھر ایک نام بتلاؤں گا, پروفیسر گوپی چند نارائن صاحب, شمس الرحمان فاروقی اتنا بڑا نام ہے, ان کے مخالف رہے اور مظفر حنفی صاحب کے مخالف رہے.
क्योंकि ये दोनों उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, वरना तो प्रोफेसरों की भीड़ लगी जो उनके पीछे उनका बैग उठाने के लिए भी तैयार हैं, सब्जी तरकारी लाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये तो यह है। लेकिन दो लोग हैं कि मुजफ्फर हनफी साहब और शमशेर रहमानी फारूक, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं उनके, तो वो उनको क्यों पसंद करेंगे जब उनके पास पीछे भीड़ लगी हुई है। तो यह है। लेकिन तख्लीकार और नक्काद ये अदबी इख्तलाफात हैं। लेकिन हमारे वालिद को आप कभी देखेंगे इतनी सख्त तनकीद की उन्होंने, लेकिन कभी किसी शख्स की जातियात पर उन्होंने कभी आज तक हमला नहीं किया। और अगर वो किसी के सामने जो है उन्होंने कोई बात कह दी, उसको कभी जिंदगी में दोहराया नहीं, उन्होंने कभी नहीं दोहराया पीठ पीछे, आज तक हमने तो नहीं सुना। और जो लोग उनसे मिले हैं उन्होंने भी कि किसी की पीठ पीछे उन्होंने कभी बुराई नहीं की। जी जी नाज़रीन, अब्दुल कादिर कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फ़हीम अख्तर साहब देख रहे हैं, इसको खालिद नदीम बदायूनी साहब देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। परवेज भाई, जैसा कि अभी जिक्र हुआ अवार्ड के ताल्लुक से, तो मैं भी जब देखता था कि यानी कि आप देखिए कि नैयर मसूद साहब को जो है एकदम आखिरी वक्त में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। हालांकि उनसे पहले बहुत से लोग, तो फिर मैं ये सोचता था इरफान सिद्दीकी साहब को अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उनको अब तक नहीं मिला। बहरहाल ये उनकी अपनी कमेटी है, अपने लवाजिमात होते हैं, जो भी होता है। लेकिन अभी जो आपने गजलें सुनाई, तो मैं आपको बताऊं कि इरफान सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात रही है, तो मुझे याद है कि इश्क नामा जो उनका मजमुआ है वो लिखवाया गया है कि भाई आप कम से कम इश्क की बातें भी, जो रोमानियत है जो बिल्कुल खत्म हो गई थी, लोग सिर्फ तन्हाई की बात कर रहे थे और बिल्कुल जो है एक तरह से दिल खराश बातें आ रही थी गजल की, जो कि पुरानी रिवायत से बिल्कुल हट कर थी। कई कोठे चढ़ेगा वो, कई जीनों से उतरेगा, बदन की आग लेकर फिर वो अपने घर को लौटेगा, इस तरह की शायरी थी। या जो है खुद इनका बड़ा अच्छा शेर था कि जो है कोई सुल्तान नहीं मेरे सिवा मेरा शरीक, मसदे खाक पे बैठा हूं बराबर अपने इरफान सिद्दीकी साहब। लेकिन ये सब एक तरह से यखरुकी होती जा रही थी कि आपको सिर्फ शिकवा करना है, समाज से हो, जात से हो, किसी भी तरह से हो। लेकिन जो मुजफ्फर हनफी साहब की जो गजलें आपने भी सुना, उसमें चारों तरफ यानी चार सिमत की बातें हैं, शिकवा भी है, पैगाम भी है, बच्चों के लिए भी है, उम्मीद भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक गजल और आप मुजफ्फर हनफी साहब की सुनाएं, जिससे कि हमारे नाजरीन जो है इससे पहले मैं आपको बतलानी शुरू करूं, लोग ये कहते हैं बहुत सारे आप चौरा को देखिए और बहुत सारे जिनके अगर देखें तो मौजूहात, जो जितने भी मौजूहात हैं बड़े महदूद 15-20। मेरे भाई फिरोज मुजफ्फर साहब ने एक किताब जो है मतलब हीरे एक डाल के पापा के, तो उसमें जब उन्होंने मौजूआत का सिलेक्शन करना शुरू किया तो बिना किसी मेहनत के 250 के करीब मौजूआत बआसानी जो है पापा के उसमें मिल गए। और तकरीबन उसमें मेरा ख्याल है कितना, हाँ 250 मौजूआत तो उसमें शामिल होंगे जो पापा की गजलों से बड़े बआसानी उन्होंने जो है तलाश किए। रोज सबके 20-20, 25-25 अशार हर उस मौजू पे, जो ऐसा भी नहीं कि 1-2 अशार, 20-20, 25-25 और तलाश किए जाए तो और भी मिल जाए। तो 250 मौजूआत बड़े आसानी से किसी शायर के उसमें मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये गजल में पेश करता हूँ। अर्ज किया है, सैलाबों को शह देने में, तूफान को उकसाने में, सैलाबों को शह देने में, तूफान को उकसाने में, कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में। कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में। और तूने बेहतेरा समझाया मोटी खाल गिरह में माल। तूने बेहतेरा समझाया मोटी खाल गिरह में माल। ए दुनिया हम कैसे आ जाते तेरे बहकाने में। ए दुनिया हम कैसे आ जाते तेरे बहकाने में। और फन को महकाए रखते हैं जख्मी दिल के ताजा फूल। टूटी तख्ती काम आती है कश्ती पार लगाने में। टूटी कश्ती काम आती है तख्ती पार लगाने में। और तितली जैसे रंग बिखेरो घायल होकर कांटों से। मकड़ी जैसे क्या उलझे बैठे हो गम के ताने बाने में। क्या बात है। मकड़ी जैसे क्या उलझे बैठे हो गम के ताने बाने में। और बेजारी के हाथ न मरना 100 हीले हैं जीने के।
بیزاری کے ہاتھ نہ مرنا، 100 ہیلے ہیں جینے کے پیارے، سر میں وحشت ہو تو گرد بہت ویرانے میں، کیا بات، پیارے سر میں وحشت ہو تو گرد بہت ویرانے میں، اور بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، بجھتے بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں، اب کھویا جی کا چین مظفر ان سے ترک تعلق پر، آ پہنچے گرداب کے منہ تک دریا سے کترانے میں، آ پہنچے گرداب کے منہ تک دریا سے کترانے میں۔ جی جی، بہت خوب بہت خوب۔ یہ آپ نے دیکھا ناظرین، ابھی وہ شعر تھا جو پرویز بھائی جو آپ نے پڑھا تھا، وہ زندگی والا، ذرا سا پھر سے دہرایا تو میں ایک بات کروں اپنے ناظرین سے۔ وہ جو دوسرا شعر تھا، غالباً دوسرا شعر تھا، دوسرا یا تیسرا شعر، زندگی، اچھا، فن کو ٹوٹی تختی والا، نہیں اس کے اوپر جو تھا نا، جو زندگی کے تعلق سے تھا، دنیا کے تعلق سے تھا، معاف کیجیے، دنیا کے تعلق تھا نا۔ جی جی، تو نے بہتیرا سمجھایا موٹی کھال گرہ میں مال، کیا بات ہے، واہ واہ، بہتیرا سمجھایا موٹی کھال گرہ میں مال، اے دنیا ہم کیسے آ جاتے تیرے بہکانے میں۔ کیا بات ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے ناظرین، کہ کہا تھا کاوش ان کا ہے، شاید قتیل شفائی کا شعر ہے، کہ دنیا میں ہوں دنیا کا دنیا میں ہوں دنیا کا خریدار، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ تو یہ شعر بہت عمدہ یقینی طور پر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے مظفر حنفی صاحب کا، ظاہر سی بات ہے وہ شعر انہوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن ایک دم الگ طرح کی، وہ کہ سود و زیاں یہ دو چیزیں ہیں دنیا کی، اور یہ آخرت کی بھی ہے، یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، دونوں طرح کا معاملہ، اچھا کام کریں گے فائدے میں رہیں گے، برا کام کریں گے نقصان میں رہیں گے۔ تو اس کی کلید ہے۔ اب اس کلید کو دیکھیے مظفر حنفی صاحب نے کس طرح جو ہے اپنے اشعار میں جو ہے وہ کیا ہے، اپنے اشعار میں پرویا ہے، اور آپ دیکھیں کہ دوسرے بہت سے ایسے موضوعات کی بات پرویز بھائی نے کی، تو یقینی طور پر اس ایک غزل میں آپ دیکھ لیجیے کتنے طرح کے موضوعات ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں پرویز بھائی، مظفر صاحب نے، کیا نظمیں بھی شروع میں، لیکن اس کے بعد ان کا رجحان جو ہے صرف غزل کی طرف ہو گیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں ایک شعر ان کا، بری نہیں ہے کوئی بھی صنف سخن، غزل قلم غزل کے اثر میں رہے تو اچھا ہے۔ تو اس کے بعد تقریباً 150 کے قریب تو انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں، 150 بلکہ 180 کے قریب، اور اس کے بعد جو ہے رباعیات بھی کہی ہیں، رباعیات کے ساتھ جی ہاں، اور حمد بھی کہی ہے ناطے، لیکن جو تعداد ہے اور جو اپنے کو وہ ہمیشہ غزل کا شاعر، تقریباً 1700 کے قریب تو غزلیں جو ہے، جی ہاں ان کے اس میں 1700 غزلیں جو ہے کہی ہیں، لیکن غزلیں جو ہے شاعری غزل وہ بچوں کی طرح پیار کرتے تھے اپنے کو، میرا خیال مجھے تو مانتا کہ بچوں سے بھی زیادہ میرا خیال ہے جو ہے کہ اگر ان کو پرویز میں اور غزل میں چوز کرنا پڑے تو شاید وہ غزل کو چوز کرے، اور اس کو اتنا چاہتے تھے جو ہے نا اتنا، اور ہم نے دیکھا ہے ان کا اٹھتے بیٹھتے بالکل جیسے سانس لینا ایک ضروری عمل ہے، شعر کہنا بھی جو ہے۔ کچھ لوگ دیکھیے اس پہ مجھے کئی لوگوں سے میں دوسری رائے رکھتا ہوں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ بہت زود گو تھے، بہت زیادہ کہتے تھے، لیکن بھائی زود گو کے اس کے لیے بھی ہونے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی راتیں تباہ کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، آپ ورنہ تو تخیل میں جینے کے لیے میرے دل میں بہت سارا میں یہ کر لیتا، میں یہ کروں گا، آج تک ایک مضمون نہیں لکھا گیا مجھ سے پاپا کے اوپر نہیں، تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ محنت کم کرتے، پبلک ریلیشن بناتے، باہر جائیں دعوتیں کھاتے، دوستوں کے ساتھ مچائے، لیکن دن رات انہوں نے لکھنے پڑھنے میں لگایا، تو اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں جو ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی خیالوں میں گھومتے رہیں اور کہیں میں یہ کر لیتا اور 40 غزلیں لے کے آپ گھومتے رہیں اور کہیں آپ جون ایلیا بن جائیں، ان کی طرح بال رکھ لیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا جو ہے نا، اس کے لیے آپ کو جون ایلیا جیسا وہ جنون چاہیے آپ کو، وہ وہی مظفر حنفی بننے کے لیے مظفر حنفی جیسے جنون چاہیے، قربانیاں مانگتا ہے، لہو سے سیکھیے مظفر صاحب ہے نا، کہ
तो جی جنون کی بات کی ہے ناظرین پرویز بھائی نے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ جان ایلیا میں یقیناً تھا, لیکن وہ شاعری تک محدود تھے. دوسرے لوگوں میں جو شاعر تھے جن کا اصل معاملہ تھا وہ شاعری تک وہ محدود رہے اور بہت کم کہا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 22 یا 23 کتابیں تنقید کے اوپر مظفر حنفی صاحب کی ہیں. 22 یا 23 کتابیں, مضامین نہیں. تو اب اس تعلق سے بھی پرویز بھائی سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ساس میں ان کی شاعری ہے, لیکن انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں, تو اس کے لیے وقت نکالنا اور کیا. جی ہاں, کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے اگر ان کا شاعری سے دل جو ہے, کبھی غزلیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب کبھی شعر نہیں ہوتے تھے تو میں میر کو پڑھنے لگتا تھا کہ دن میں 70 شعر مظفر صاحب یا مصرع ہفتے بھر میں ہو. تو کہتے ہیں جب مصرع کبھی ہفتے بھر میں تو وہ پھر میر کو پڑھنے لگتے. لیکن اگر وہ غزلیں نہیں ہو رہی تو پھر وہ تنقید کی طرف, تنقید کرنے کے طرف اس کے رجحان کر کے مضامین لکھنے لگتے تھے, دوسروں کی کتابیں پڑھتے تھے. اتنے خطوط, اتنی کتابیں آتی تھیں کہ لوگ جو ہے کہ میرے اوپر پیش لفظ لکھ دیجئے, میرے اوپر دیباچہ لکھ دیجئے یا فلیپ پہ لکھ دیجئے. تو پھر انہی کو پڑھ کے, اور ہمارے پاپا نے کسی کی بھی اگر کتاب آئی اور اس کو بنا پڑھے تاثرات نہیں لکھا, اس کو پہلے انہوں نے ہمیشہ مطالعہ کیا. ہمیں زندگی بھر ہم نے تو جب سے آنکھ کھول لی ہے, اور اس کے بعد جو انگلش ناولز ہیں اتنے پڑھے ہیں پاپا نے. ہمارے گھر میں انبار لگے ہوئے تھے اور دریا گنج میں جا کے وہ جو وہاں پہ پڑھتے وہاں سے خرید کے لاتے تھے. ہم لوگوں سے بھی پیسے لے کے کہتے تھے پیسے, اور یہ میں لے کے جو ہے نا سب خرید لاتے, اتنے پڑھتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان میں ڈسپلن اتنا تھا, ڈسپلن. اب پروفیسر شمیم حنفی صاحب کہتے ہیں کہ مظفر حنفی صاحب نے اتنا کام کیا ہے کہ 1 اور 2 انجمنیں مل کر بھی نہیں کر سکتی. شمیم حنفی صاحب کہتے ہیں. تو اب انہوں نے کتنی لاگ لپیٹ کے بغیر ان کی وہ ہے تنقیدی آباد ہے اور تنقیدی نگارشات ہیں, بہت ساری کتنی کتابیں جو ہے. میں آپ کو تنقیدی نگارشات کے ساتھ جو ہے اس کے بعد جہات جستجو بھی ہے, نفس ریزے ہیں, شاہد عرفی صاحب پہ بہت کام ہے ان کا, محمد حسین آزاد ہے, باتیں ادب کی ہیں, پھر حسرت موہانی ہے, ہندوستان میں اردو ہے. تو کس کا ان سب میں تنقیدی مضامین لکھے ہیں, اور تنقیدی مضامین بھی ہیں. کسی کی ایسی اچھی اور خامی دونوں پہلوؤں کو جو ہے انہوں نے دیکھ کہ ہمیشہ مضامین وغیرہ جو ہے لکھے. لیکن کسی فرمائش پہ اور اس پہ ان کو بڑی کوفت ہوتی تھی کہ کوئی فرمائش کرے, اپنے آزادانہ طور پہ لکھتا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتلاؤں, یاد آیا, قتیل شفائی صاحب, بہت اچھا نام, بہت بڑا بہت شاعر ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ مظفر بھائی, آپ کو مظفر بھائی وہ سلیم جعفری میرا جشن کر رہے ہیں, تو آپ کو وہاں چلنا ہے اور میرے اوپر مضمون پڑھنا ہے اور مشاعرے میں بھی شرکت کرنی ہے. اب پاپا, ہمارے پاپا تو حاضر جواب ہیں. پاپا کہتے ہیں قتیل بھائی آپ نے تو یہ 2 کام بتلا دیے مجھے, کوئی ایک کام کروا لیجیے, بتلائیے کون سا کام کروانا چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے نہ پھر وہ مشاعرے میں جا سکے اور نہ ہی وہ مضمون پڑھ سکے. لیکن دیکھیے کوئی اور ہوتا تو مضمون بھی لکھ رہے کہ چلو دبئی جانے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں, 84 میں 85 میں. اور 84 میں اور 5 میں وہ ہوا کرتا تھا جب کوئی شاعر یا نقاد اگر دبئی یا گلف کنٹری میں جا رہا تو وہاں سے آ کے ویڈیو بنوا کے لاتا تھا اور یہاں کاپیاں بنوا کے ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. اور ہر تقریر سے پہلے کہتا ابھی میں دبئی سے لوٹ کے آیا ہوں. ابھی ہم لوگوں نے بھی خود سنا ہے. اس زمانے میں پاپا نے قتیل صاحب سے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے 2 کام بتلا دیے ہیں, کوئی ایک کام کروا لیجیے, بتلائیے کون سا کروانا ہے. جی جی بالکل بالکل ناظرین, مظفر جو پرویز بھائی نے بالکل صحیح کہا. میں خود 3 سال ابو دھابی میں رہا ہوں اور میں نے بڑے بڑے مشاعرے میں الحمدللہ بحیثیت آڈینس کے جو ہے میں نے شرکت بھی کی ہے. جو ہے ان کے ساتھ میں جو جاتا رہتا تھا, یعقوب تصور صاحب کے لوگوں کے ساتھ. تو یقینی طور پر لی میریڈین میں ہوتا تھا, ڈیرا شریٹن میں ہوتا تھا, بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے. تو یقینی طور پر یہ جو ابھی پرویز بھائی کا میں خود ذاتی چشمدید گواہ ہوں کہ جو جاتا تھا, اور یقینی طور پر جب وہ آتا تھا وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں پرویز بھائی کی CD بنوا کر کے لکھتے تھے لوگ, وہاں بکتی تھی. یہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے خود اپنی آنکھ سے, میں خود چشمدید ہوں. بڑے بڑے شاعر اپنی یہاں سے, اس وقت تو CD بنتی تھی, 2004 سے 2007 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں,
यहाँ से लेके जाते थे और लेके भाई 10 दिरहम में एक DVD है, तो उसमें कई लोगों का इस तरह मामला था, यानी कि एक तो उधर जाना फिर कारोबार भी। लेकिन यकीनी तौर पर मुजफ्फर हनफी साहब का इस मामले में कभी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कभी कोई उंगली नहीं पकड़ सकता। तो ये मैं मज़ामीन का जिक्र आया है परवेज, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब उनकी कौन सी किताब या कौन से मज़ामीन आपको अपील करते हैं, यानी कुछ ऐसा हो आपने भी पढ़ा है कि यार वालिद साहब ने ये बड़ी अच्छी बात कही, इस तरह की बात आपके उससे मैं जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारे हमारे जैसे अब उन्होंने बड़ी वो कि हमारा नजरिया तख्लीक जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने नक्कादों के ऊपर उसमें जो धांधली होती हैं जिसपे उसके ऊपर बड़ा बेबाकाना वो कर हमारे मुशायरे उनका एक कितना अच्छा वो है, तो हमारे मुशायरे में किस तरीके से उसका जवाल पजीर हो रहे हैं, किस तरीके से सतल, तो वो भी बड़ा अच्छा मजमून है और काफी उसमें चला। आपको एक 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 पता नहीं आपको याद हो नहीं हो, एक मजमून और बड़ा वो हुआ था मशहूर बशीर बदरम के उन्वान से, बशीर बदर साहब पर इतने उसके ऊपर इतने कई एक 1.5 साल तक उसमें मज़ामीन 20वीं सदी में चलते रहे। और वो चला भी ऐसे कि वो बशीर बदर साहब को बड़ी ख्वाहिश थी कि पापा उनके ऊपर मजमून लिख दें, तो पापा ने कहा मुझे एक बिल्कुल खुला डोला दोस्त रहने दो, क्यों मुझसे ये करते हो। तो फिर वो इत्तेफाक से कहा, तो पापा ने सच सच बातें जो है बयान करके वो 20वीं सदी में छपा, तो वो काफी चला था। तो लेकिन वो ये होता है कि बशीर बदर अब भी मेरे पसंदीदा शायर हैं, और वो 2 बड़े तख्लीककारों के जो है इख्तलाफ थे, लेकिन उसमें जो नीचे दूसरे दर्जे के जो लोग होते हैं वो बहुत फायदा उठाते हैं। उन्होंने बड़ा उसको हिला के दोनों तरफ से। अब हमारे पापा तो बहुत मजबूत आदमी थे, लड़के तो नहीं सुनते। हमारे पापा के भी ड्राइंग रूम में बहुत सारे ऐसे लोग आते थे कि देखिए ये है ये कर, तो पापा ने कहा मुझे जो कहना था वो कह दिया मैंने। लेकिन बशीर बदर साहब कच्चे कान के हैं शरीयत के, तो यह है कि उस हिसाब से। लेकिन बहुत सारे आप अब उनका मुनव्वर राना साहब पे कितना अच्छा मुनव्वर राना और कलकत्ता के हवाले से बहुत अच्छा मजमून है। और अब आपने आसमा महराब को अगर लोग पढ़ें तो हिम्मत की दाद देंगे। अगर आसमा महराब पे काफी लोगों ने शरीर में भी छपा वहां पे कराची में फ़हीम आज़मी साहब का जी उसमें भी है ना, तो उसमें लोगों के कितने बड़े बड़े लोगों के खतूत आए कि जिनकी कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती लेकिन आपने जो किया है। लेकिन उसके बाद भी पापा की और शमशुर रहमान फारूकी की अच्छी दोस्ती रहे कि एतराफ दोनों बड़े हैं, उससे उनकी अहमियत कोई कम नहीं होती। लेकिन अदबी एतराफ और तनकीद को खुले दिल से बर्दाश्त करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। शहनाज रहमत साहिबा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो है वो जो है सलाम कह रही हैं। मोहम्मद अलीम इस्माइल साहब देख रहे हैं हमें। तो मैं जो है अब परवेज में आपकी तरफ आऊँ कि आपने भी अफसाने लिखे हैं, कुछ अभी तस्करा किया। जी मैंने 2-3 अफसाने लिखे थे यूनिवर्सिटीज वगैरह में। असली में हम लोगों का मसला क्या है कि हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट जो है उर्दू अदब से मुंसलिक, तो हम लोगों का तो अब जो पेशा पार्ट टाइम शायर हुए, पार्ट टाइम जब शौकिया शायर, लेकिन ये कहें कि एक ज़रूरी अमल के तौर पे वो नहीं, और उस पेशे से भी मुंसलिक नहीं है। अगर हम उर्दू के टीचर ही होते या उर्दू के प्रोफेसर होते तो हो सकता है कि, और अब हमारा काम बिल्कुल अलग है। हमारा जो सोशल चेंजेस हैं, जो लीडरशिप है, जो सोशल वर्क है, हम लोग उससे मुंसलिक हैं। तो ये जब वक्त मिलता है और थोड़ा सा ये भी है शायद मकबूल होने की ख्वाहिश भी है अंदर, तो फील्ड में इसलिए रहते हैं। वरना पापा ने मेरे उस्ताद साकी फारूकी साहब जो है वो मेरी नज़मों में इस्लाह करते थे, बहुत अच्छे शायर जो है ना। तो वो खुद भी कहते थे कि मैं परवेज में कंप्यूटर में तो खुद पार्ट टाइम हूँ, लेकिन कितनी अच्छी गज़लें वगैरह कही हैं उन्होंने। तो हमारी ये रही है कोशिश, अगर टीचर होते या प्रोफेसर होते उर्दू में होता तो हो सकता है कुछ कारनामे सर अंजाम दे लेते। तो अभी तो ये तालिबे इल्म हैं हम लोग। जी नहीं, असल में जो है जैसा कि अदब देखिए, आपने जो गुफ्तगू की कि आप जिंदगी के दूसरे मैदानों में जो है आप सरगर्म हैं, तो जाहिर सी बात है अदब भी जिंदगी का एक जुज है। तो साकी फारूकी साहब यकीनी तौर पर जो है बहुत उम्दा शायर थे। नज़में वो आपकी नज़मों की अगर इस्लाह करते थे, यकीनी तौर पर साकी फारूक साहब की नज़में खुद बहुत तवाना है उनकी गज़लों की तरह।
تو मैं आपसे वो नज़में एक दो आप हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे, आप जरा सा नज़में उनके मौजू के एतबार से, क्योंकि जाहिर सी बात उनके है तो बस मेंढा कि अब मुझे इस वक्त जो है मुझे बहुत सारे, लेकिन मेरा जहन जब से 10 अक्टूबर से जो है ना, मेरा जहन बिल्कुल जी अपनी, मुझे कितने लोगों ने प्रोग्राम में बुलाया ये वो, तो मुझे खुद अपनी नज़में भी और गज़लें भी पढ़ने में वो मज़ा नहीं आया। तो अगर हम ये है कि वो फिर कभी इंशाल्लाह जो है ना, तो अगर पापा मुझे हर चीज में पापा के ऊपर बात करने में, पापा की शायरी के ऊपर, पापा की तनकीद के ऊपर आजकल, इसके अलावा मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो अगर नहीं, असल में आप अपनी पढ़ने में या जी नहीं, असल में आप हमारे साथ हैं और जाहिर सी बात है कि जो तरबियत का मामला, आप अपने वालिद साहब से जुड़े रहे, हर चीज़ को इकट्ठा किया। अच्छा चलिए, ये जो है मैं मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के ही ताल्लुक से वो करता हूँ कि आपने जैसा कि अभी कुछ ऐसे काम, जैसे मुज़फ़्फ़र हनफी साहब जो है बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के जो है कायल नहीं थे। बहुत से, तो मेरा अपना अंदाजा है कि उन्होंने बहुत से काम किए होंगे और मना कर दिया होगा कि यार ये मत करो वो मत करो, जैसा कि एक दो बात आपने की कि नहीं ये नहीं करना है। तो अब जाहिर सी बात है, उनके चाहने वाले बहुत थे, लिखने वाले भी बहुत थे। तो क्या कोई मतलब कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि उनकी जिंदगी में आप ना कर पाए हों, लगे कि यार ये काम तो मुझे करना था, उन्हें करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, इसमें इल्म तो बहरहाल हो, मालूमात हो, लेकिन खुदनुमाई का उनसुर ज्यादा था, तो वो इस मिजाज के थे भी नहीं, चुप से खामोशी से काम करते थे। तो कुछ ऐसे काम हैं जो कि अब, चूंकि वो जाहिर सी बात है कि वो खालिक हकीकी से जहाँ मिला, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हाँ देख भी रहे हैं, तो अब तो वो हमारे दरमियान नहीं है। तो अब वो काम जो कि रुके हुए थे, किसी तरीके से किसी मसलहत के तहत उन्होंने रोका हो या कुछ और चीजें की हो, तो अब तो आप बिल्कुल आजादी है कि जो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अदब शनास है, दूसरे लोग भी हैं, तो कुछ ऐसे काम जो कि इस तरह के आप करना चाहे या कुछ आप काम कर रहे हैं। नहीं, एक तरीके से यह है कि उन्होंने हमेशा ये कहा, अपने शाद आरफी साहब के बारे में ये कहा कि उनके बारे में अभी उनका मैं हक अदा नहीं कर पाया, जो कि आपका अभी शाद आरफी साहब के बारे में हमेशा ये कहते थे कि मैं उनका हक अदा नहीं कर पाया। और आपको शायद ये इल्म नहीं होगा कि उन्होंने सिर्फ 14 माह शाद आरफी साहब से इस्लाह ली। जी हुजूर। तो उन्होंने सिर्फ 14 माह तक शाद आरफी साहब से इस्लाह ली और उनकी कभी रूबरू उनसे मुलाकात नहीं हुई, बल्कि एक बार पापा ने उनको लिखा भी कि मैं रामपुर आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मत आओ, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं तुमको अपने घर में ठहरा सकूं, और अगर तुम होटल में ठहरोगे तो मेरी खुददारी को ठेस पहुंचेगी तुम्हें, तो कभी नहीं आया। लेकिन हमारे पापा ने कभी 15 किताबें लिख दी उनके ऊपर, और हमेशा आखिरी दम तक ये कहते थे कि अभी उनका हक अदा नहीं कर पाया। तो मैं तो जब पापा को और शाद आरफी साहब को देखता हूँ तो मुझे हमेशा वो एक लव्य और द्रोणाचार्य का याद आता है कि एक लव्य ने जिस तरीके से जो है अपने उस्ताद को, उसी तरीके से पापा ने जिस हिसाब से किया। वरना मौजूदा दौर में आप देखिए, मौजूदा दौर में लोग 20-20, 25-25 साल तक इस्लाह लेते हैं और अपने उस्ताद का नाम तक नहीं लेते। और मैं दो तीन नाम मैं बतला रहा हूँ कि मेरे पसंदीदा शायर अहमद फराज साहब, जिनको साकी फारूकी साहब हमेशा कहते थे कि वो तो फैज अहमद फैज की कार्बन कॉपी है, लेकिन फैज की कार्बन कॉपी होना भी, इतने बड़े शायर की कार्बन कॉपी होना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फैज अहमद फैज साहब के फराज को साहब को किसी ने मुंसलिक नहीं किया, काम किया, क्योंकि उन्होंने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया, उनका हर जगह नाम नहीं लिया, उनके ऊपर काम नहीं किया। आप शहरियार साहब को देखिए, शहरियार साहब ने क्या नाम है, खलीलुर रहमान आजमी के साहब के अंडर में कितना उनसे फैज उठाया उन्होंने, ज़बानी तौर पे कहते थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी उसमें उनकी कुलिया शाये की, कभी उसमें तो उनका नाम आपने उनसे नहीं जोड़ा। आप बशीर बदर साहब को देखिए, 3-4 साल तक उन्होंने आलम फतेहपुरी से इस्लाह ली, आज तक उनके मुंह से आलम फतेहपुरी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे वालिद मोहतरम की कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई शाद आरफी साहब से, और उन्होंने शाद आरफी साहब के ऊपर 15 किताबें लिखी और हमेशा ये कहा कि मुझसे बड़े शायर एक कदम आगे, जो कि हम लोग सब जानते हैं कि शाद आरफी साहब का अपना मुकाम है, पापा का अपना मुकाम है। तो मेरा ख्याल है हमारे वालिद मोहतरम को शाद आरफी साहब से
جی 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 میرا خیال ہے کہ ہمارے والد محترم کو شاد حنفی صاحب سے الگ دیکھ کر کے دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی تحقیق کرنے والا جب آئے گا تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے نا. جی جی اچھا، جیسے ابھی تک جدیدیت اور ترقی پسندی کی گفتگو ہوئی پرویز بھائی، لیکن مابعد جدیدیت کا جب ایک رجحان چلا 80 کے بعد، جیسے کہ نارنگ صاحب نے ساختیات پس ساختیات وغیرہ گفتگو کی اور بہت سادہ تھا، تو اس میں بھی مطلب وہ جو ہے بالکل ایک تحریکی طور پر مظفر حنفی صاحب کا تذکرہ نہیں ملتا کہ جو ہے کہ انہوں نے مطلب کسی کی بڑی پرزور حمایت کی ہو، یا جو ہے دوسری، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ نقاد کی تنقید کرتے تھے. تو مابعد جدید کے حوالے سے جیسے کہ کسی کی ایک شناخت جیسے فاروقی صاحب کی رہی، ان کے ساتھ جو رفقا تھے، یا مابعد جدید میں بھی جو رفقا ہیں یا جو تھے نارنگ صاحب کے تعلق سے، لیکن اعتراف سب نے کیا جو ہے یہ بڑی بات تھی. مظفر حنفی صاحب کا اعتراف سب کرتے تھے، لیکن مطلب ان کی تحریروں پر تنقیدی تحریروں پر جو ہے بہت زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو کیا اس کی وجہ یہ بھی تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مطلب کسی تحریک سے یا مابعد جدیدیت سے بھی ایک طرح سے اس طرح کا جڑاؤ ان کا نہیں رہا؟ ہاں میرا خیال ہے اتنے وابستہ تھیوری سے اس تحریک سے وہ کھل کر وابستہ نہیں رہے. لیکن میں تو یہ مانتا ہوں جو لوگ میرے والد محترم سے ملے ہیں وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے ذہین اور میرا تجربہ سب سے ذہین شاعر اور ادیب مظفر حنفی صاحب تھے، سب سے ذہین. اور ان کے پاس اگر آپ بیٹھیے، جو مبتدی ہوتے تھے، نئے ہوتے تھے، ان سے تو وہ بڑے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہی ملتے تھے جیسے پھلدار. لیکن آپ جو ان کے معیار کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر علی سردار جعفری صاحب کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، یا شمشیر روان فاروقی صاحب سے بات کر رہے ہیں، یا شہریار صاحب سے بات کر رہے ہیں، یا تو آپ ان کی گفتگو کا معیار دیکھیے. تو میں تو یہ کہوں گا موجودہ دور میں سب سے ذہین شاعر اور ادیب تھے نالج. لیکن کیونکہ انہوں نے تھیوری کے تو آدمی تھے ہی نہیں، وہ تو ان کا جو ہے وہ میدان نہیں تھا. اور یہ ہے کہ وہ کسی اس سے وابستگی کا اعلان نہیں کیا کھل کے. اور اب اس پہ دیکھیے کربلا پہ اگر آپ دیکھیں زیادتی کس طریقے سے ہوتی ہے اور نقاد کس طریقے سے ڈنڈی مارتے ہیں. خود نارنگ صاحب ان کے پاپا کے جب ایک زمانے میں تو پاپا نے اور نارنگ صاحب نے وضاحتی کتابیات ساتھ میں مل کے کام کیا، اور کئی سال تقریباً 10 سال 9-10 گھنٹے ساتھ رہتے تھے. ان کے کربلا کے اشعار کا کتنی بار اعتراف کیا انہوں نے. لیکن جب کتاب آئی تو اس میں پاپا کے ایک شعر نہیں اس میں. تو یہ تو سب کو معلوم، آواز کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن یہ سب کو معلوم ہے. جو کہ بڑے نقاد ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو ہے نا. اس میں بھی احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، ان کے کام کو فراموش نہیں کیا جاتا اسی طریقے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں آج کے ماحول میں زیادہ تر لوگ بڑے ادیب جو ہیں، اور میں اپنے فادر کے عمروں کی اور ان سے تھوڑا سا 10-11 سال جو چھوٹے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انجمن سے منسلک ہے. ایک واحد ہمارے پاپا ہیں جو کسی انجمن سے منسلک نہیں ہیں، لیکن جو لوگ منسلک ہیں بالکل ان کی برابر جو ہے کھڑے ہو کے چمک رہے ہیں. اسی حساب سے اکیلے واحد شخص ہیں جو کسی انجمن سے منسلک نہیں ہے، اور جو لوگ منسلک ہیں ان کے برابر آنکھوں میں آ کے اسی طریقے سے ہمارے والد محترم، جو خود اپنے آپ میں بڑی بات ہے، جو ہے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. ایک چیز آپ کو میں اور بتلاؤں، ایک چیز آپ کو، ہمارے پاپا اپنے دوستوں کے حوالے سے بڑے جذباتی تھے، اور ان کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے بہت دور تک جا سکتے تھے. لیکن اس کے بعد اگر ان کو دھوکہ بھی ملا تو کبھی انہوں نے اس کا گلہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا. اب میں اس کو دیکھیے کتنا بڑے شاعر کی یہ پہچان ہوتی ہے، دیکھیے بڑے شاعر کی پہچان اور بڑے تخلیق کار کی، اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ بڑے اور اچھے تخلیق کار جو ہوتے ہیں، جو تخلیق کار ان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے ہمیشہ کیا. تو دیکھیے ایک میں نے کہا، کبھی میں نے اپنے کسی دوست کے ساتھ سلوک کیا اور ہم سبھی کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے سے، کیونکہ یہ معاشرہ ہے، سوسائٹی از اے ویب آف سوشل ریلیشن شپ کہتے ہی ہیں نا. تو اس حساب سے اگر ہم لوگ ہیں تو ایک دوسرے کا وہ کرتے رہتے. تو میں نے کوئی سلوک کیا کسی کے ساتھ تو وہ پاپا کو بتلایا، ایسے کہا باتوں میں گفتگو میں، تو پاپا کو کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا. تو پاپا کہتے ہیں کہ کسی دوستوں کے ساتھ کوئی سلوک کیا جاتا ہے تو اس کا ڈنکا نہیں پیٹا جاتا،
क्योंकि उसकी खुददारी को, तो उसको जो है ना खामिद, वो अल्लाह को भी अच्छा नहीं लगता और उसको रिपीट नहीं किया जाता करते। तो मैंने कुरूद का, मैं मतलब हमारे पापा के अभी तो जब जामिया में थे, एक साहिब हैं अभी हमारे वहाँ के पापा के जो रफ्ता जामिया के सीनियर, अल्लाह उन लोगों को लंबी उम्र दे, 3 किताबें पापा की, 3 किताबें जो है एक पापा के दूसरे दोस्त हैं उनके नाम से शाया हो गई हैं। पापा ने कभी गिला नहीं किया, लोगों को मालूम है, लोगों को जो अभी 4-5 लोग हैं जिंदा हयात, अल्लाह में उनको लंबी उम्र दे, उन लोगों को मालूम है ये कि ये हुआ है। दूसरे साहब पापा के एक और रफीक की दोस्ती, जाहिर बात है दोस्ती है, पापा ने कभी नहीं किया और अभी भी दोस्ती है। 5 साल का शायद रजिस्ट्रेशन पीएचडी के लिए होता है। तो एक साहब के 3 दोस्त पापा के दोस्ती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि 3 साल निकल गए, कुछ नहीं किया। 14 महीने 15 महीने पापा उनके साथ 9 महीने बैठ के पापा ने उनकी रिसर्च मुकम्मल करवाई। और पापा के दोस्त अहबाब में लोग कहते थे उनको, जब किताब छपी, कि इस पे तो मियाँ नाम तुम्हारा है, ये थीसिस तो मुजफ्फर हनफी साहब की है। पापा के दोस्त, हमने खुद सुना है कि थीसिस तो मुजफ्फर हनफी साहब की है। अब एक और आपको बतलाएंगे दोस्ती का, आजकल के जमाने में तो हम कोई एक मिसरा कोई ले लेता है तो हंगामा मच जाता है। एक साहिब हैं, जामिया के प्रोफेसर हैं, पापा की किताब को अपनी फहरिस्त में शामिल करते हैं, उसमें खाली उस किताब में वो सलाहकार थे और पापा का नाम भी नहीं लगाते। तो मैंने पापा से कहा, पापा कि आप में तो इतनी जुर्रत इजहार है आप में, और आप तो बेबाक हैं। तो पापा की मैं ये कहूँगा ये कमजोर पहलू था, ये खूबी हो सकती है लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कमजोर पहलू। मैंने कहा कहते क्यों नहीं है आपको, कम से कम ये तो इखलाकी बददियानती है, कानूनन हिसाब से। तो पापा कहते हैं अपनी जात से किसी दोस्त को फायदा हो जाता है तो देखिए ये बड़े हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें अब भी अच्छा नहीं लगता कि अगर आपने उसमें लगा भी रहे हो तो उसमें नाम लिखो, बा इश्तराक मुजफ्फर हनफी की किताब, आप खाली उसमें सलाहकार थे, आप अपना नाम लगा रहा। ये बड़े तख्लीकार का ही जो है तो पापा कहते हैं अपनी जात से अगर किसी को फायदा पहुंच जाता है तो मैं तो ये कहूंगा कि इतना रोशन पहलू दोस्तों, हमें इतना बड़ा जिगर नहीं है। हमारी आज किताब को कोई कर ले तो हम तो लड़ मरे है ना। यह तो यह है कि लेकिन आज तक पापा ने कभी कोई ना गिला ना कुछ नहीं किया। तो दिल उनका बहुत बहुत बड़ा था, कुशादा दिल था। जी। अब नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये सब चीज़ें जो है, जो लोग देख रहे हैं जो है वो नज़रिया भी समझ रहे हैं, माहौल भी समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आला ज़रफ़ी इससे जो ज़ाहिर होती है मुज़फ़्फ़र हनफी साहब की, यकीनी तौर पर कोई भी चला जाए, मैं तो गया नहीं, मैंने जैसा कि शुरू में जिक्र किया कि मैंने सिर्फ एक 25 पैसे का पोस्ट कार्ड खुद में वो हूँ, मैंने लिखा और उन्होंने बाकायदा पूरा अखबार ही भेज दिया मुझे जिसमें वो मजमून छपा था ज़ेब गौरी की याद में। और बाकायदा वो भी कहा कि आप इस तरह मेरी जो रहनुमाई की कि आप जो है बरखुरदार, आप ये पहले तय कर लीजिए काम आप ही को करना है। इसका मतलब यही था। इसके बाद में जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो कितनी अच्छी रहनुमाई थी कि भाई देखिए काम आप करेंगे, दूसरा अगर आपको राय देगा तो गलत भी दे देता है, सही भी दे सकता है, बहुत से लोग राय आपको नहीं देंगे, कुछ और चीजें पूछेगा। बहरहाल आपको अपनी मशक्कत पे ही भरोसा करना पड़ेगा, सुने सबकी और करें आप अपनी वाली, अपने जहन की या जहन साजी के लिए जो है मुतालिया बहुत जरूरी है, ये तमाम चीजें। तो जी यहाँ पे मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा जी। हमारे पापा को देखिए खुदनुमाई से कितना अलग रहते थे और उनको खुदनुमाई पसंद ही नहीं थी। और उसका मैं एक और आपको एग्जाम्पल, डॉक्टर महबूब राय साहब हैं, वो एक अंजुमन उन्होंने 2004 या 2005 में एक अंजुमन मुजफ्फर हनफी अवार्ड कमेटी वो उन्होंने किया और अवार्ड शुरू करना चाहा, तो उन्होंने मुझसे भी जिक्र किया। तो जाहिर बात है अपने वालिद मोहतरम के बारे में कुछ अवार्ड जारी हो रहा है तो आप तो जज्बाती होते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं भी जो उसमें होगा वो मैंने कहा सब पेपर वर्क वगैरह हो गया। हफ्ते पहले जब वो इश्तिहार जाने वाला था मेरे दिल में क्या आई, क्योंकि मैं अपने पापा से कुछ नहीं छुपाता, फोन किया तो वो मेरे मुंह से जिक्र निकल गया। तो वो पापा कहते हैं परवेज क्या करोगे, तो मुझसे तो खैर ये कहा। उसके बाद महबूब राही साहब को फोन किया और जो भी उनको डाटा या समझाया ये वो, तो वो कभी स्टेब्लिश नहीं। तो महबूब राही साहब ने मुझे फोन किया कि परवेज यार हम तो वो खुफिया रखना चाहते थे, जब इश्तिहार वगैरह होता तब उनको बतलाया था, तुमने बताया तब मुझे क्या पता था कि वो मना कर देंगे, है ना इतना। फिर मैंने पापा से कहा हो जाने से, तो पापा का जवाब
आप सुनिए, पापा कहते हैं परवेज क्या फायदा है, वहां पे जब हर साल अवार्ड हुआ जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, मैं वहां बैठा होऊंगा, मेरी तारीफ में मज़ामीन पढ़े जाएंगे, मेरे तारीफ में, और मुझे तुम्हें मालूम है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुमको इतना ही शौक है तो किसी गरीब शायर का मजमू छपवा दो, किसी गरीब बच्चे की तालीम में वो पैसे दे दो। देखा, आप अपनी खुद आज के दौर में कोई करके देखे? क्या तो वो अवार्ड कभी ना जारी हो सका, ना कभी हो सका, सख्ती तो उन्होंने बड़े शायर का जिसको अपनी तख्लीक पर पूरा एतमाद है वही कर सकता है। ये चीजें देखो तो हम लोग तो ऐसे जज्बाती कि ऐसा इंसान मिलना, और उनको कभी कभी मैं सोचता हूँ, तो आप वो देखिए भी, उनकी ऐसे तो दुनिया में बहुत कम लोग, उनकी पैदाइश भी देखिए आप कैसी, 1 अप्रैल है ना, अप्रैल देखिए, यकीन अप्रैल, और उनकी वफात भी देखिए आप 10-20 दोनों अजीब देखिए, 1 अप्रैल 10-20 कैसी सोचिए। तो पैदाइश भी बड़ी अजूबा वो दिन, और जो वफात है वो भी, तो वो ये खुद भी अब कहता है कि ऐसे तख्लीकार कहाँ बार जी। उन्होंने जो है परवेज भाई नौजवानों से बहुत खिताब किया, नौजवानों से बड़ी उम्मीदें थी, जैसा कि मैंने आपको खुद जिक्र किया, इस तरह से वो रहनुमाई करते रहते थे। और अभी आपने कहा कि वो बड़ी खंदा पेशानी से मिलते थे, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई तालिब इल्म है तो उससे उसी तरह गुफ्तगू करते थे कि उसको ये ना लगे कि यार मैं बहुत आला बाला, बहुत अहम शख्सियत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये बड़ी खुसूसियत थी उनके अंदर। जब वो किसी आलिम से गुफ्तगू करते थे, यकीनी तौर पर फिर वो गुफ्तगू भी अपने तर्ज पे देखने लायक होती थी नाज़रीन, जैसा कि अभी परवेज भाई ने बताया। और जिन लोगों ने उनसे मुलाकातें की हैं, जो लोग रहे हैं दिल्ली में, उनको सेमिनारों में सुना है, गुफ्तगू की है, शायरी पढ़ी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा बड़ा रिसाला नहीं है जिसमें परवेज जो है मुजफ्फर हनफी साहब की शायरी शाया ना हुई हो। एक मैं जम्मू में भी इस वक्त हूँ, कल मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकलूंगा घर के लिए, तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के खित्ते में राजौरी जिला है जहाँ मैं भी था, वहां से फारूक मुस्तर साहब एक जमाने में धनक निकाला करते थे। वो बिल्कुल जदीदियत का बिल्कुल समझिए उसी पैटर्न पर है, कुछ शुमारे हैं, मैं लगाता भी रहता हूँ अपने रिसाले तहरीक अदब में, तो उसमें मुजफ्फर हनफी साहब की चीजें शाया हैं और बहुत एहतमाम से उन्होंने शाया की है। अब खून के तो पता नहीं कितने शुमारे, और आजकल के और आज के जो है वहां जो पाकिस्तान के जो रसाले हैं उस जमाने के, खुद अहमद नदीम कासमी साहब जो कि बिल्कुल मुखालिफ थे, आपको पता होगा परवेज भाई, अहमद नदीम कासमी साहब भी मुखालिफ थे। मैं रहा हूँ 3 साल ना जो है अबू धाबी में, तो बहुत सी चीजें मैं अदब से जुड़ा रहता था, तो गुफ्तगू भी होती थी, तो लेकिन उसमें भी मुजफ्फर हनफी साहब जो मतलब तख्लीकी कद्र के एतबार से जो काम इन्होंने किया, नाज़रीन की किताबें पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं, बिल्कुल तनकीद भी आप पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आने वाली, ये वहां वाला मामला नहीं है। शायरी भी अगर आप देखें तो उसमें उस तरह का मामला नहीं है, गुजलक रवैया की जो है वो कि यार, जिसके बारे में मुश्तबा हुसैन ने कहा था, मुश्तबा हुसैन ने परवेज भाई कहा था मुझसे एक बार खुद कि यार अवार्ड तो बेतौकीर हो चुके हैं। जब वो दिल्ली में रहते थे, मैंने मुलाकात करने गया, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, वो शाया भी हुआ है। जी। तो इस तरह की चीज है, लेकिन उसके आप देखिए कि कितना जो है बड़ा नाम, यकीनी तौर पर तो उनको पढ़ने से ताल्लुक नाज़रीन, जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद मुतालिया नहीं करेंगे, जाहिर है कि इल्म जो है लामहदूद है, और हमें जो सजेस्ट करते हैं हमारे असातिज़ा या जो भी कि भाई इनको पढ़िए उनको पढ़िए, जो हमारा खुद का रुझान होता है। लेकिन आप देखें कि अगर कोई तारीफ कर रहा है, कहीं कोई मजमून मिल रहा है, किसी का जिक्र साथ साथ चल रहा है, तो हमारा बहैसियत कारी के, बहैसियत तालिब के ये भी फर्ज बन जाता है कि हम अलहदा तौर पर उसका मुतालिया करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सी चीजों से हमें दूसरे से रोशनी ना मिले, लेकिन यहाँ रोशनी की किरण मिल जाए। मैं खुद बहुत सी चीजें मुझे हिंदी से मिली, मैं तो यूपी में बनारस का रहने वाला हूँ, हिंदी जानता हूँ, तो बहुत सी चीज में हिंदी आजकल मैं हिंदी का भी मंगाता था, उससे मुझे बहुत सी चीजें मिली, बहुत सी चीजें मैंने दुष्यंत कुमार से पाई, बहुत सी चीजें मैंने मुक्तिबोध से पाई, संस्कृत की बहुत सी चीजें जो है उसमें जो है जो तर्जुमा होकर हिंदी में उसको हमने पढ़ा, राज तरंगिनी जो कलहन की यहाँ किताब है, कलहन पंडित की, उसको उसमें बहुत सी चीजें मुझे मिली। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा रहा। तो नई नस्ल से जो है परवेज भाई उनका जो है बड़ा बुरा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी फरमाइए। क्या अब मैं कहूँ, आपने दुष्यंत कुमार का नाम लिया, दुष्यंत कुमार को जदीद गजल की तरफ लाने में फजल ताबिश और हमारे वालिद, इन 2 लोगों का बहुत अहम रोल है जदीद गजल की तरफ लाने। ये नई दरियाफ्त है, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, भोपाल में ही थे,
और तीनों अलग अलग सेक्शन में क्लर्क थे। और फजल ताबिश तो सबसे पहले जदीदियत की तरफ वो भोपाल में जो है रुझान उनका था। तो कहते हैं जब जब भी मुलाकात होती थी तो ये लोग जो है उनको जदीद लेकिन दुष्यंत कुमार बड़ा नाम जो है गजल का है, लेकिन इन दोनों ने अहम रोल अदा किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, शायद इन्होंने जब कमर रईस साहब कौन से दिल्ली उर्दू अकेडमी के जब वाइस चेयरमैन थे, तो उनका जब टर्म खत्म होने लगा तो उनको कोई चीज, उनके सब कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। तो उन्होंने पापा से राब्ता किया कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि और भी कि मीर तकी मुईर पे मोनोग्राफ जो है मेरे रहते रहते टर्म में आ जाता, लेकिन अब मेरा वक्त टर्म खत्म होने वाला है और अगर इन 3 हफ्ते में कोई ये काम कर सकता है तो हिंद पाक में तो मुजफ्फर हनफी साहब वो आप ही कर सकते हैं। तो जाहिर बात है पापा को तो तख्लीकी उसमें था भी और वो दोस्त भी थे कमर रईस साहब। तो पापा ने वो प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया और 18 दिन में 15-15 16-16 घंटे काम किया है पापा ने उसमें, और 18 दिन में वो तैयार करके मसौदा को भिजवा दिया 18 दिन में। तो बड़ी बात होती है किसी का एतराज करने की, अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। पापा ने वो दिखा दिया करके। तो ये जब सुनो ना, ये चीजें सुनो देखो तो खुशी उनसे मेहनती। हम लोगों ने इतनी इम्तिहान जमाने में मेहनत नहीं की जब एग्जाम, जितनी पापा रोजमर्रा की जिंदगी में लिखना पढ़ना उतना करते थे। तो यह है जी। तो ये जो है सवाने हयात के लिए वालिद साहब ने आपके मना कर दिया था, लेकिन ये सब ऐसे वाकयात हैं जो वाकई मशाले राह है नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए भी। परवेज भाई, तो इस ताल्लुक से काम तो होना चाहिए ना, अब आप इतनी चीजें जानते हैं। जी, मैंने तो अब तकरीबन पापा के वाकया से 8 और 9 डायरी भर रखी है और मेरा यह था कि मैं लिखता रहता था पूछ के कि जब पापा लिखेंगे तो मैं उनकी मदद करता रहूंगा। तो पापा ने जो एक पापा की किताब आई है गुफ्तगू दू बदू, ये तो इसमें बहुत सारे जो है अदबी लतीफे हैं। तो वो कई अदबी लतीफे मैंने पापा को याद दिलाया क्योंकि मुझे पूछता। तो यही मकसद यही था लिख लेने का, पूछ के कि अगर पापा लिखने को तैयार हो गए और भी तो मैं उनकी मतलब, लेकिन इतने हो गए तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में लिखें। जी मैं और बतलाऊं, एक बार मैंने पापा के ऊपर जज्बात में आके मजमून लिखा और तकरीबन वो 35 सफ़ात का था। तो फिरोज भाई, हमारे फिरोज मुजफ्फर को हमारे पापा से बहुत जज्बाती लगाव है और उनका इतना है कि उनको अभी वो बतला दें कौन सी किताब में, कौन से रसायल में पापा के बारे में कौन सी एक लाइन लिखी है। ये मेरा ख्याल है पापा को भी जितना फिरोज भाई को है। तो वो एक किताब मरतब करा है, तो मैंने वो 35 सफ़ात का मजमून जो है लिख के भेजा। तो फिरोज भाई ने पापा के सामने रख दिया। पापा ने उसमें से खाली 8 सफ़ात छोड़े, बाकी सब जो है ना निकाल ली जो उनके तारीफ में थे। अब वो मैं शाया करवाऊंगा, वो जो मैं समझता हूँ कि वो मेरी फीलिंग थी, वो मेरा जज्बात थे जो मैंने लिखे। लेकिन क्योंकि पापा को वो चीजें पसंद नहीं है कि मेरी कोई इतनी तारीफ है, तो उन्होंने उसमें से तकरीबन कुछ नहीं तो 22 सफ़ात जो है निकाल दिए। तो ऐसी शख्स अब इंशाल्लाह उसको तरतीब करके करवाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें वाकया जो मेरे पास लिखे हुए हैं डायरी में, इंशाल्लाह वक्त ने कभी मौका दिया तो नहीं। अगर आप इसको कर दे तो एनसीपीएल भी इसको शाया कर सकती है, दिल्ली उर्दू एकेडमी कौन मना करेगा। अगर इस तरह की चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जमाना मुतरीफ है, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल हम भी ये जो है यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप जिस तरह से आप लगन से लगे हुए हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि 16-16 घंटा काम करना, वो भी इस तरह 18 दिन में मोनोग्राफ, और वो भी मेयारी चीजें। ये मशवरा है हमारे लिए भी, नए नौजवानों के लिए भी, या जो काम करते हैं उर्दू से, जो लगाव रखते हैं, जो उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यह है कि इस तरह भी की जा सकती है खिदमत का जो जज्बा होता है। अगर 16 घंटा ना हो कि आदमी 8-10 घंटा ही दे, तो जाहिर सी बात है। फारूकी साहब से मुलाकात रही है हमारी भी, तो फारूकी साहब ने एक बार कहा था, यार कितना पढ़ते हैं? मैंने कहा 4 घंटा। कहा यार 8 घंटा तो मैं पढ़ता हूँ, आप 4 घंटे में क्या कर लोगे? ये जो उनका भी जहन जो है ना, उनका जहन और मुताला फारूकी साहब जी ये आम सी बात है। जी जो मेहनत जो मेहनत करोगे, जो आपको करो, तो फिर वही आगे आपको जो वक्ती तौर के तो जो चमकते गए हैं वो तो आज हैं, कल को
चले जाएंगे। अब आप देखिए ना कृष्ण मोहन साहब, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, क्योंकि वो उनका जो भी मजमू आता था 5 स्टार होटल में वो रूनुमाई करवाते थे, और नक्कादों ने क्या क्या नहीं कहा। लेकिन आज नाम भी नहीं याद है, आज नाम भी याद नहीं है लोगों को, नाम भी याद नहीं है ना। तो यह है कि इस हिसाब से तो पापा तो हमेशा ये कहते थे कि कामयाबी का कोई चोर दरवाजा नहीं है, वो एक ही है, वो जीना मेहनत मेहनत। वो कहते हैं किसी भी शोबे में आप देख लो, किसी भी शोबे में आपको कोई लगेगा कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसने जिंदगी के किसी न किसी वक्त में बहुत मेहनत की होगी, तब वो उसको समर जो है वो मिल रहा है। हमारे पापा का तो हम तो ये पर्सनली मानते हैं कि उतना एतराफ, लोगों के दिलों में इज्जत बहुत है, जैसा अभी भी कर रहे हैं, बहुत इज्जत है, एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरीके का तकलीकी एतराफ, हाँ वो नहीं। अब देखिए तो ये ऐसा करता। अब एक आपको और वाक्य बताऊं, ऐसे तो हजारों वाक्य हैं। एक जमाने में जब पापा और गोपीचंद नारायण साहब बहुत अच्छे दोस्तों में थे और 9 घंटे काम करते, तो उनको एक प्रोजेक्ट मिला एनसीईआरटी से दरसी किताबें तैयार करने का। और वो जब प्रोजेक्ट मिला तो उसमें वो जो उसकी चेयरपर्सन थे या जो उसके जो लीडर वो नारायण साहब थे, उसके 12 और उन्होंने मेंबर जो है थे, वो 12 में पापा भी थे, सबके सब लेक्चरर और प्रोफेसर। जब हमने लिस्ट रखी तो पापा ने कहा दरसी किताबें स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं और आपने सब प्रोफेसर और रीडर्स को रखा हुआ है, ये क्या है भाई? तो वो कहते हैं अब तो मैंने सबको बतला दिया, आप बतलाएं किसको निकालूं, आप फैसला कीजिए। तो वो कहते हैं उनमें ये है, उनमें वो लिहाज होता है कि सामने कहते हैं आप तो सबको बतला। तो पापा ने कहा मैं फैसला करता हूँ जी। पापा ने कहा मुझे निकाल दीजिए, आप मुझे निकाल, ठीक है। देखिए क्या प्राइमरी हायर सेकेंडरी के वो टीचर जिनका उस वक्त अदब में कुछ भी मुकाम नहीं था, उनका नाम रखवाया पापा ने। तो और ये बात भी हमें पता कैसे हुई मुझे, क्योंकि मैं और फिरोज भाई तो बहुत फॉलो करते हैं पापा को, उन्होंने पापा को किया है। तो मैंने पूछा दरसी किताबें आई कि पापा ये बताएं, उस जमाने में तो आपकी बहुत दोस्ती थी, इसमें ये सारे 11-12 नाम हैं जो आते हैं, सब प्रोफेसर और रीडर हैं, और एक नाम हायर सेकेंडरी का टीचर है, वो हीरे की तरह चमक रहा है, और आप क्या है मुझे पापा ने बताया इतने सालों बाद है ये वो। तो लेकिन देखिए कौन करता है अपना नाम, तो लोग डलवाने के लिए डे नाइट, ये अपना नाम लोग डलवाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। और एक तख्लीककार कह रहा है कि उसूलन तो यह है कि आप हायर सेकेंडरी के टीचर को रखिए, मुझे निकालिए। देखिए है ना, तो ये बड़े जो है जी। ये 1 घंटा 32 मिनट की गुफ्तगू हो गई नाज़रीन, और अभी लगता है कि और हमें करना चाहिए तो, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा भी है, नाज़रीन भी बहुत देर से सुन रहे हैं, तो मैं इस आखिरी सवाल के साथ जो हमारा होता है परवेज भाई की, जैसे कि वालिद साहब ने जो आपकी तरबियत की, जो नौजवानों के साथ उस ताल्लुक से गुफ्तगू रही, और बिल्कुल हम मुंतज़िर हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसा मामला हो कि आप जो है वो किताबें मंजर आम पर आएँ, वो वाक़यात हैं जो यकीनी तौर पर मशअल राह हैं। मुजफ्फर हनफी साहब यकीनी तौर पर शोहरत और मकबूलियत के कायल नहीं थे, बेजा वो अपना सारा वक्त उन्होंने तख्लीकी जो है अमल में सर्फ किया। तो अब यह है कि हमारा ये फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि जब आप उस किताब को लाए तो हम उसको पढ़े, उसकी पज़राई करें, उसमें देखें कि उसमें हमारे लायक क्या है। तो नौजवान नस्ल के लिए आपने जिस तरह अपने वालिदैन को देखा, तो मैं दोनों यानी आपके वालिदैन का नुक्ता नज़र, आपके वालिद का नुक्ता नज़र, और आपने जो फिरोज भाई का जैसा कि जिक्र किया, जाहिर सी बात उनका और आपका, तो नई नस्ल को जैसे कि जो है वो रहे, नुकसान ये हुआ कि जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई खातिर का मतलब उस तरह तवज्जो नहीं की गई, लेकिन एक कामयाब जिंदगी रूहानी तौर पर भी, सुकून के तौर पर भी, यानी इसको कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, ये तो यकीनी तौर पर मुजफ्फर हनफी साहब ने इसको जिया और अपने जो है उनको भी तरतीब दी, आपको तरतीब दी, आपको उसकी तरगीब दी, उसकी तरबियत की इस तरह। तो नौजवान नस्ल से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह उसकी कामयाबी का मामला, जिस तरह की बहुत से लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते, और वालिद साहब ने कहा कि शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं,
कोई चोर दरवाजा नहीं है। तो इसकी तैयारी किस तरह ज़हनी तौर पर मुमकिन है? नई नस्लों को आप इस ताल्लुक से कुछ पैगाम दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है ये है, देखिए आपको आज के दौर में बिना मेहनत, क्योंकि आपको अच्छा तख्लीकार, चलिए अच्छा तख्लीकार भी अगर नहीं बन सकते कामयाब, लेकिन एक आम तख्लीक आने की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और एक अच्छी आपको अपने रिवायत से भी जुड़े रहना पड़ेगा, और नए अंदाज में नई चीज़ों को अपनी सोच की तरीके, लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और लाजमी तौर पर पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन आजकल तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, इतनी चीज़ें, पहले तो ये था कि चलिए किताबें ही हैं, आजकल तो ये सोशल मीडिया भी आ गया है, इंटरनेट भी आ गया है, हर चीज़ ई बुक्स भी आ गई हैं मुख्तलिफ ज़राए के। तो आजकल अगर कि ना पढ़ो आप, देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो यह है कि सच्चा और जेन्युइन तख्लीकार आप बनना चाहते हो, और एक है कि आप जैसे शौकिया करते हो कि जब मर्जी होगी जो आपने शेर कह लिए, या 40 गज़लें लेके आप मुशायरों में होते रहे, कारों में सुनाते रहे, मुशायरों में चल, तो वो तो फिर दुनिया में उनको तो रोक आप सकते नहीं है। लेकिन यह एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो असातिज़ा हैं, वो पापा ने प्रोफेशन को एज ए टीचर को हमेशा बहुत सीरियसली लिया, और कि बच्चों का नुकसान ना हो जाए, उसकी वजह से आपको यकीन है अमेरिका के मुशायरे तक छोड़ दिए कि नहीं, वो बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, 2 महीने का 1.5 महीने का टूर है, बच्चों को बहुत नुकसान होगा। तो आपको अपने प्रोफेशन को जो है, सब नहीं हो, लेकिन जो टीचिंग प्रोफेशन है बहुत मुकद्दस पेशा है, बहुत मुकद्दस, इसमें आपको बहुत सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, और बहुत ईमानदार होना पड़ेगा, मुखलिस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, स्टूडेंट भी और तलबा भी बेवकूफ़ तो नहीं है, बेवकूफ़ तो नहीं, कहते नहीं है, सबका उस्ताद ही होता है, बेवकूफ़ तो नहीं है, समझ जाते हैं वो। तो उनके सामने आप ऐसा रोल मॉडल बने कि उनका सर जो है फ़ख्र से ऊपर हो, ये बस ये यही कह सकता हूँ। और ये हमारे पापा ने ये दिखाया कि उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जिस तरीके से जो उन्होंने इज्जत की और जितना चाहा, टूट के चाहा, और वो इसीलिए चाहा क्योंकि उसी हिसाब से पापा ने भी, और ऐसा भी नहीं है कि पापा ने उनको बड़े खाली प्यार से डांटा भी बहुत पापा ने उनको, लेकिन वो सच्ची डांट और सच्चा वो आपको मालूम चल जाता है, क्योंकि कोई आज के ज़माने में कोई बेवकूफ़ नहीं है ना। तो बस ये है कि अपने पेशे को थोड़ा उसके साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि गुफ्तगू का तो कोई जो है इतनी बड़ी कदावर शख्सियत के ख़ास तौर से गुफ्तगू कोई जो है इसका अंत तो नहीं है। जितनी गुफ्तगू की जाए, जितने प्रोग्राम किए जाएँ, ज़ाहिर है कि नए नुकात, नए निकात और नई चीज़ें निकलती रहेंगी, गुफ्तगू होती रहेगी। तो हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। परवेज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के ताल्लुक से वो इंकशाफात, जिस तरह जैसे दुष्यंत कुमार की गुफ्तगू आपने की, तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ था हिंदी वालों के लिए भी, उर्दू वालों के लिए भी, और दूसरे लोगों के लिए, कि इनको इस तरह लाने में, इतना जदीद गज़ल बनाने में, कि जो शायर ये कहता है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। व्यक्तिगत आलोचना वाकई अगर कोई समझ ले तो समझेगा कि क्या बात है, और भी बहुत सी चीज़ें। तो ऐसे लोग जब जिससे राह पा लें, जिससे रोशनी पा करके आगे बढ़े, वो शख्सियत कैसी होगी, हम इसका जो है खुद ब खुद हम इस पे अगर गौर करें तो अंदाजा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि मुज़फ़्फ़र हनफी साहब की तहरीरें मौजूद हैं। परवेज़ साहब मुकाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं भी आपका और तमाम लोगों का, नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी लंबी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, आइए भाई। जी, शुक्रिया। जी, दिखाई दे रहा है, कुछ करो। आप बोलते रहे। जी। तो नाजरीन, परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब जो हमारे साथ थे,
پروگرام تو ختم ہو گیا، ہم اس کو کر رہے ہیں، ٹائی اپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یقینی طور پر اس طرح کی شخصیات جب ہمارے ساتھ جڑتی ہیں تو تربیت کا بھی بڑا ایک معیار وقار ہوتا ہے. مظفر حنفی صاحب نے خود جس طرح کی زندگی جی، اسی طرح انہوں نے اپنے جو ہے اولادوں کو بھی جو ہے اپنے اہل و عیال کو بھی تربیت کی کہ اس طرح کی چیزیں کرے، اور یقینی طور پر اس میں وہ بڑے کامیاب رہے. یقینی طور پر اس وجہ سے کہ